अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका यह दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया 6 चीज़ों की शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी किस्मत की, अपनी औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना घर होने के बावजूद उसकी तंगी की, उसके छोटे होने की, और भूल कर भी अपने माँ बाप की और अपने टीचर की, अपने उस्ताद की, और गैर जब कोई शख्स आपके साथ मौजूद नहीं है, अपने दोस्त की उस वक्त किसी गैर मर्द के सामने या ख़वातीन के सामने या किसी भी बंदे के सामने अपने दोस्त की, और रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। तो अगर आज की बात की जाए तो हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास घर है, अल्लाह ने हमें अपना घर दे दिया, उसके बावजूद हमें ये कोशिश होती है कि किसी का घर हमसे ज़्यादा बड़ा क्यों है, हमारा घर बड़ा क्यों नहीं है। और अगर कोई मेहमान आ जाता है, उसके बाहर जाने के फ़ौरन बाद हम उनकी बात करना शुरू कर देते हैं। और आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका दोस्त होता है, हम उनकी बात करना शुरू हो जाते हैं, जो गैर होते हैं, जो आपके दोस्त नहीं होते। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज कर रहे हैं, जिसे मना किया गया है। नाज़रीन, अगर आज के शो की बात की जाए तो आज की शो में हम बात करेंगे मर्द हजरात को किस तरह के कपड़े वेयर करने चाहिए, विंटर में किस तरह के कलर पहनने चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात पे बहुत कम काम किया जाता है। ख़वातीन के डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन हमें मर्द हजरात पे भी काम करने की ज़रूरत है कि उन्हें कौन से कलर पहनने चाहिए, क्योंकि उनका भी खूबसूरत लगना पूरा हक है। और अगर वो मेहंदी पे जा रहे हैं तो किस कलर का कुर्ता पहनना चाहिए, बारात पे किस तरह के कपड़े होने चाहिए, वलीमे पे किस तरह के कपड़े होने चाहिए। इसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है। अगर आप टीचर हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, जब आप क्लास में जाएं तो आपको पता चले कि आपके टीचर, स्टूडेंट्स को पता चले कि आपके टीचर आ चुके हैं। अगर आप वकील हैं तो आपकी ग्रूमिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे आज के शो में। इसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं क्यों डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में क्यों है, अगर वो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, कैसे उन्हें कारोबार करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, स्किल के बारे में बात करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जा रही है, स्किल नहीं दी जा रही। स्किल के बारे में बात होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिखाई नहीं जा रही, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लिखने के बारे में कि पाकिस्तान में लिखने वाले कितने कम हैं या ज़्यादा है, और जो लिख रहे हैं और वो कैसा लिख रहे हैं, और पढ़ने वाले कितने ज़्यादा है और कितने कम हो गए हैं। और जब बुक शाया होती थी, छपा करती थी, तो लोग बाय किया करते थे। अब आप गूगल पे जाके कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। क्या उससे फ़ायदा हुआ या उससे लिखने वालों को और जो पब्लिशर थे उनको नुकसान हुआ, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। और मुशायरे ने शायरी को कितना फ़ायदा दिया, कितना नुकसान दिया, इस बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जी। इमेज और वार्डरोब कंसल्टेंट हैं जी, बड़े प्यारे मेहमान हैं मेरे जी, हामिद सईद साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिस माय होम। बिल्कुल, हमें भी ऐसे लगता है हमारे घर के अफराद वापस आ गए हमारे घर में। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखे। इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, एजुकेशनिस्ट हैं, शायरा हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी फाहिरा अंजुम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, कैसी हैं आप? वेलकम ऑलवेज, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैम आप बहुत प्यारी लग रही है, स्पेशली आपकी बैंगल्स और आपका दुपट्टा बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जी हमारे साथ हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जी, सोशल वर्कर है, ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनर भी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी आयशा महमूद खान का। थैंक यू सो मच आयशा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी अपने शो में देख के बड़ा अच्छा लगा जी। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया। और जी हमारे साथ जो एक और गेस्ट है, हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर इब्राहिम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर, मैंने जिक्र किया शो के स्टार्ट में कि हम शिकायत करते हैं, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, गाड़ी छोटी है तो बड़ी क्यों नहीं है, घर है रेंट पे है तो अपना मिला है तो छोटा क्यों है, बड़ा नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आ गए हैं, हम शुक्र नहीं करते अल्लाह का? ये तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। असल में बात पता क्या है कि हम जिस मुआशरे में अब रह रहे हैं, यहाँ पर अब नफ्सो नफ्सी का आलम हो गया है जी। क्योंकि मैं समझता हूँ एज एजुकेशनिस्ट के स्टेट शायद वो काम पूरे अभी नहीं कर पा रही जी, जिससे एक आम आदमी सेटिस्फाइड फील करे। ठीक है। वो जब सेटिस्फाइड फील नहीं करता फिर वो अपनी राह की तरफ निकलता है। वो कहता है जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, क्योंकि ये मुझे इंसाफ अगर अदालतों से नहीं मिलना तो मैं कहीं और तरीके से ले लूँ। अगर मेरा बच्चा तालीम जो है किसी सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं पढ़ सकता तो मैं प्राइवेट स्कूल की तरफ चला जाऊँ। अगर मैं पैसे मुझे सरकार की तरफ से सब्सटेंशियल तनख्वाह नहीं मिल रही तो मैं रिश्वत की तरफ चला। तो ये नफ्सा नफ्सी जो है ना हमारे पूरे मुआशरे में इसलिए है कि अभी हम उस स्टेज पर पहुंचे नहीं। अगर मिल भी जाती जो चीज़ उसमें
उसमें भी मुतमईन नहीं है, वो भी उसमें भी खुश नहीं है। खुशी जो एक थी वो मिसिंग है हर किसी में। वो इसलिए है ना कि कौमों को बनने में टाइम लगता है। ये नहीं कि हम अभी 1947 में आज़ाद हुए, उस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा और हम इंशाल्लाह दूसरी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस की तरह भी बिल्कुल। आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं सर की इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि आजकल के दौर में सेटिस्फाई कोई भी नहीं है। हाँ, मुतमईन नहीं है कोई। आप जिस भी लेवल पर हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप ये देखेंगे कि हर इंसान जो है वो दूसरे को देखकर जो है वो ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहा होता है। बिल्कुल। और जो आपके पास है उसमें आप मुतमईन नहीं हैं, जो दूसरों के पास है वो आप हासिल करना चाहते हैं। बल्कि आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब जो आप हैं, जो आपके पास है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना है। बिल्कुल। आप दूसरों के किसी भी चीज़ को जो है वो डैमेज करने की कोशिश ना करें, चाहे वो किसी की रिस्पेक्ट हो, चाहे वो किसी का प्रोफेशन हो, चाहे वो किसी का काम हो। ठीक हो गया। हामिद साहब, आपकी भी राय लेना चाहूँगी। ऐसा है मतलब एक डिज़ाइनर, बेहतर डिज़ाइनर, उससे भी बेहतर डिज़ाइनर, तो वो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है आपकी मेहनत से, लेकिन एक जो खुशी होती है ना वो मिसिंग है, नज़र नहीं आती। आप खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। जी जी, एक्चुअली आप बात कर रही हैं पर्सनल कंटेंटमेंट की, और पर्सनल कंटेंटमेंट जो है ना वो मेरा ख्याल है इंडिविजुअल चीज़ है। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। ज़रूर। वो ये कि यू नो देयर वाज वन टाइम दैट आई वाज इनवाइटेड, वो जो बार कोडिंग के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है जेरोम श्वार्ट्ज। सो ही मेड ए ब्यूटीफुल हाउस, एक पूरी लॉन्ग आइलैंड साउंड है, उसके बीच के ऊपर उन्होंने अपना घर बनाया। तो ही इन्वाइटेड मी कि आप आएँ घर देखें मेरा, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 15 ईयर्स अगो। तो वो घर ऐसा था कि मतलब वो सारी गैजेट्स थी उस घर में कि आप एंटर हो, लाइट्स ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं ऑटोमेटिकली। सो ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द वे ही मेड द हाउस, और बड़े उन्होंने शौक से मुझे दिखाया सारे अपना, इट वाज लाइक हाफ ए माइल लॉन्ग हाउस एंड एवरीथिंग। तो मैं देखता रहा, बड़ी खुशी से मैंने देखा, हर कमरा देखा मैंने जी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द हाउस। एंड लेकिन जब मैं बाहर निकला वहाँ से निकल के, जब व्हेन आई वाज ऑन माई वे बैक होम, आप यकीन करें, आई सेड टू माई सेल्फ मोर पावर टू हिम। आई नेवर थॉट फॉर 1 सेकेंड कि यार ऐसा मेरा भी घर होना चाहिए। I enjoyed looking at his house. तो एक्चुअली पता है क्या है, जब पर्सनल कंटेंटमेंट नहीं होती ना बंदे में, देन ही स्टार्ट्स लुकिंग और शी स्टार्ट लुकिंग कि दूसरों के पास क्या है। तो आई वुड से कि पर्सनल कंटेंटमेंट इट्स ऑल अबाउट पर्सनल कंटेंटमेंट। इसका सोसाइटी का कोई तल्लुक नहीं है, इसका माशरे का कोई तल्लुक नहीं है। इसका ये है कि हाउ यू लुक एट लाइफ एंड हाउ यू फील दैट यू आर ब्लेस्ड। तो कहते हैं ना अपनी ब्लेसिंग को काउंट करें। तो इफ वी गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ हैबिट, देन आई थिंक जबरदस्त बात है, अल्लाह ने जो आपको दिया है इसमें खुश एग्रीड विद यू, इट्स क्वाइट ट्रू। मैम ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे है। असल सबसे पहली बात ये है कि हम समझौता नहीं सीखते, क्योंकि अगर इंसान सोचे ना तो हम पहला समझौता अपनी पैदाइश के साथ करते हैं। हम इस बात पे एतराज़ नहीं करते कि हम इस घर में पैदा क्यों हुए, हमारे नेबर में क्यों पैदा नहीं हो गए। वी लव आवर पेरेंट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम कहते हैं कि वो ये सबसे खूबसूरत वालिदैन है। तो अगर इंसान सोचे तो समझौता तो वो अपनी पैदाइश के साथ कर लेता है। तो फिर बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी मेहनत से या कोशिश से या दूसरे को गिरा के आगे निकल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये खुद हमें डैमेज करती है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं देती। तो जितना जो पुरसुकून रहता है इस चीज़ के साथ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम्हें क्या चीज़ इतना पुरसुकून रखती है। हर वक्त उनको शौक है। मैंने कहा आपको शौक है परेशानी लेने का, मुझे नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ पुरसुकून रखती है। मैंने कहा सिर्फ ये कि मैंने ज़िंदगी में किसी का नुकसान नहीं किया, अरे और ना मैंने आपको करते देखा है। तो हमारा या हमारे बच्चों का नुकसान क्यों होगा? ये काफ़ी कोई करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो जस्ट मेंट योर वे, अपने आप को ठीक कर लें, आपको लगेगा सब ठीक है। जो सियासत कर रहा होता है ना जी, हमारे एक मिलने वाली फैमिली है, उनके फादर ने दूसरी शादी की, उसके बाद उनके भाइयों ने की। अब मैंने उन खवातीन को देखा है, वो लाजमी बात है कि परेशान रहेंगी अपने शौहरों से, इसलिए कि वो ये चीज़ें देख कर आई हैं। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी कि उनका शौहर उन्हीं का रहेगा। तो वो बैड लक है, उनकी फैमिली का है, और वो सब उनको रिसीव हो रहा है। जो हम करते हैं ना, मैंने ज़िंदगी में देखा है, अवर होम वाज लाइक अ लैब ऑफ क्या कहना चाहिए, रवैयों की, जिसको हम लेबॉर्टरी कह सकते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि हर लफ्ज़ भी अगर आप किसी के बारे में कहते हैं जो उसको डिज़र्व नहीं करता, वो आपको लौट कर आता है। तो आप जो भी अमल करेंगे वही आपको मिलना है। फ्रेश रहें, खुश रहें। पैसे की तो आपका लिमिट है नहीं, नो वन इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब गेट्स को देखें तो उससे भी होगा कि अभी और होने चाहिए, या तो कोई दुनिया में मुतमिन हो। असल बात तो वही है ना। हाँ, सर ने कहा कि पर्सनल होनी चाहिए, हाँ, कंटेंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये सीखेगा कौन के पर्सनल कंटेंटमेंट आए?
मुआशरे में सब लोगों के अंदर तो पर्सनल कनेक्टमेंट हो ही नहीं सकती, सिखाया नहीं जाता। मेरी बात सुने ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी देखें ना, लोगों के पास अगर शऊर ही नहीं है तो पर्सनल कंटेंटमेंट कैसे आएगी? सबसे पहले तो उनके अंदर शऊर आना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे मैं कभी छोटा सा आपका टाइम लूंगा, गिरदान ये आपको सुनाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा दुबई से आता है, 15-20 साल वहाँ गुजार के, उसके माँ बाप यहाँ पर गरीब थे, उसने आकर एक मोहल्ले में मकान ले लिया, अब उसके घर में फ्रिज भी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई, जाहिर है दुबई से आया, पैसे कमा के आया। हमसाई जो है वो तो वही है जो पहले छोड़ के गई थे, वो तो कहती है कि टुट पैनी है तेरे नाल दे घर तो मोटरसाइकिल आ गया, तू क्यों नहीं ले गया? बिल्कुल। वो फिर अगर मोटरसाइकिल आएगा फिर अगले दिन कहेगी आज उन्होंने बड़ी ठंडी करने वाली मशीन ले आंदी, तू क्यों नहीं ले गया? अगले दिन उनकी किसी जगह रिश्तेदार में, मेरी बात सुन ले पहले, रिश्तेदार की शादी है, वहां जाना है, उसने 100 के नोट दिए, उसने कहा टुट पहने, तू क्यों नहीं देते? वो मजबूर हो जाता है इंसान। इसलिए पर्सनल कंटेंटमेंट मुआशरे में रह नहीं सकती। वो वही रख सकता है जो शऊर ज़दा हो या जिसके अंदर शऊर हो। लिहाजा शऊर कैसे आएगा वो बात हम कर लीजिए कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दें, घर से माहौल शुरू हो। लिहाजा हम अभी उस स्टेज पर आए नहीं है, पूरे पाकिस्तानी मिन हैसन कौम, हमारे अंदर एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। लिहाजा हम सब जो है वो एक चीज के पीछे भागे हुए। आप ट्रैफिक के इशारे पे तो खड़ा होना सीख नहीं पाए अभी तक। आप बात सुन लेना, अभी सर न्यूयॉर्क में रहते हैं लोग, लंदन में रहते हैं, वहां पर आप किसी को खड़ा करें वो लोग खड़े हो जाएंगे, 10 मिनट खड़ा करें, 15 मिनट करें। मौसम भी है यहाँ, मौसम आप जून में 10 मिनट खड़ा करके देखें, हर बंदा निकलने की कोशिश करता है, कोई इधर से निकल। हम अभी अपनी कौम को लाइन बनाना सिखा नहीं पाए, हम उसके अंदर पर्सनल कंटेंटमेंट कहाँ से लाएंगे? सर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, हमने नहीं सिखाना, हमें खुद सीखना है। मैंने जैसे कहा कि घर से सीखना पड़ेगा। मैं आपको पिछले दिनों की मिसाल है कि मेरे साथ वाले घर की बच्ची डॉल्स हाउस लेकर आई हमारे घर। हालांकि मेरी बेटी कुछ दिन से डॉल्स हाउस मांग रही थी। जब वो लेकर आई ना तो वो कहती है मुझे भी डॉल्स हाउस चाहिए आज। मैंने कहा कि मुझे डॉल्स हाउस देने पे एतराज नहीं है, लेकिन आज क्यों मांगा है? तुम उसकी खुशी खराब कर रही हो। एंजॉय हिज हर डॉल्स हाउस। आप आज ना मांगो, अगर आज मांगा तो नहीं दूंगी, आज उसके साथ एंजॉय करो। ये तरबियत होती है। मैंने कहा बेटा मेरी बेटी हो, यहाँ मुझे लगा ही नहीं कि तुम मेरी बेटी हो। कभी तुमने मुझे देखा है कि किसी की गाड़ी या किसी की चीज को देख के मैंने जरा सा भी ड्रीम किया हो कि वो मेरे पास क्यों नहीं है? आई लव माय कार। मजबूत माँ है, अगर कमजोर माँ हो तो वो क्या करेगी? वो उसी दिन लेने चली जाएगी। वो किसी से मांगेगी उधार, पहले उधार मांगेगी, अगर उधार नहीं मिलेगा फिर चोरी करेगी। हाँ जी, ये चीज है, ये है हमारे साथ। काफी हद तक सर की बात ठीक है, ये मुआशरा ऐसा हो चुका है। हम 3-4 लोग ऐसे होंगे, जैसे मैम है, मजबूत माँ का एक इन्होंने जिक्र किया है, तो आज की माँ मजबूत नहीं है। मैं मजबूत माँ की बात करना चाह रहा हूँ। मैं मजबूत माँ की, बड़ा अच्छा लफ्ज़ मजबूत माँ आपने यूज़ किया है। देखिए आपने तरबियत की बात की है, तो मुआशरे ने तरबियत बाद में देनी है, पहले घर ने तरबियत देनी है। मैं आपने जो आपने मोनोलॉग में कहा है कि मेहमान इधर आता है, उसके बाद जो ही जाता है तो हम मेहमान के बारे में बातें करते हैं। मैं आपको अपने घर की अपनी एक शेयर करना चाहता हूँ, मजबूत माँ की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे घर में गीबत करनी मना की हुई थी, माई मदर। हम घर में किसी के बारे में कोई गलत बात, कोई बुरी बात नहीं कर सकते थे, बल्कि अगर कभी करते थे तो वो कहती हैं देखो बर्तन टूट गए, हमारा नुकसान हो गया। तो मेहमान तो कहीं दूर की बात है, हम किसी की भी बात नहीं, अलाउड नहीं था। और दूसरी बात, पर्सनल कंटेनमेंट भी बात करते हैं, वो भी सर घर से शुरू होती है। हमने अपनी माँ को देखा कितनी वो पर्सनल कंटेंट थी, मैंने अपनी नानी को देखा वो कितनी पर्सनल कंटेंट थी। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि सर किसी ने निचोड़ के आदमी के दिमाग में डाल देनी है। दिस इज़ हाउ यू सी इट एंड देन यू रिएक्ट टू इट एंड देन यू लर्न फ्रॉम इट। उसके बाद ठीक है, आप सोसाइटी में जाते हैं, कहते हैं ना कि आप जब बच्चे होते हैं तो 4, 5, 6 साल के अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। जो आप घर में देखते हैं, वो कहते हैं ना कि दरख्त जो है अपना एक फ्रूट दरख्त से दूर नहीं गिरता। तो आई वुड से कि हमें मजबूत माओं की जरूरत है, बहुत जरूरत है। सर ने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया। उन्होंने ये नहीं कहा आज की माएँ अच्छी नहीं, उन्होंने कहा मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने बच्चों के साथ। हम कभी अपने फादर को रोना चाहते थे ना जी, हमारे फादर नहीं थे, आई वाज जस्ट 2 months जब उनकी डेथ हुई जी। तो मेरी मदर की एक बात होती थी कि शुक्र करो अगर तुम लोग की किस्मत में एक ही था तो वो मैं हूँ। अरे मैं हर महाज पे लड़ गई हूँ, उससे नहीं लड़ा जाना था। He was very soft person, वो इस क्रूअल दुनिया से नहीं लड़ सकता था। और तुम चारों बच्चे शायद एक जगह पे ना रह पाते अगर जो है मैं ना होती तो। कि मैंने जॉब भी की, मतलब फाइनेंशियली भी मैंने अपने आप को हैंडल कर लिया, आप लोगों को इमोशनली भी हैंडल कर लिया। वो उससे होना ही नहीं था, वो चाहता भी तो शुक्र, इस पे शुक्र क्यों नहीं कर लेते? जी जी, तो वो चीज़ हमारे ब्लड में आ गई ना। बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे घर में हमने सब ऐसे देखा है। और लकीली
वी आर फॉर्चुनेट कि हम ऐसे घरों में पैदा हो गए जहाँ माएँ अच्छी बड़ी बात है या माएँ मजबूत थी। एग्जैक्टली। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा हिंदुस्तान से आया, मैं अब महाजरीन की बात करूँ, अब मैं उन सोसाइटीज को, मेरा चूंकि टॉपिक है, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, मैं उन सोसाइटीज को देखा, उधर एक जायदाद छोड़ के आए, यहाँ पर एक कमरे के मकान में उनको रहने पर मजबूर होना पड़ा। एक कमरे के मकान वाला, उसके जब 3 बच्चे हुए, जब बड़े की शादी करनी हुई तो उसको कहा बाहर जाओ, उसने बाहर किराए पे लिया। आहिस्ता आहिस्ता घर में पैसों की जरूरत पड़ी, वो कमरा जो उनको मिला था, जो लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ के आए थे, वो भी बेचना पड़ा। वो एक कच्ची बादी में गया, वहाँ उसके 3 बच्चे हो गए। सुबह वो नाली पानी जो है वो नल से लेता है, जो नल है वो इमाम मस्जिद का, वो 9 से 10 बजे खोलता है, उसके बाद वह कहता है मैं नहीं खोलता, 10:02 हो जाए उसको पानी नहीं मिलता। वो कितने मजबूर हालात में रहता है कि उसका बड़ा बेटा चोर डकैत बन गया, जो कि एमपीए के पास उसको जाना पड़ा छुड़ाने के लिए। एमपीए ने कहा तुम मुझे वोट दोगे तो छोड़ूंगा, फिर छुड़वाऊंगा, फिर उसको छुड़वा, इस तरह वोट भी मनूवरिंग होने लगे। उसने कहा कि हम घर में एक दिन खाते हैं गोश्त, वो भी ईद वाले दिन, ठीक है। और फिर उसने कहा कि फिर मैं कहा तुम वोट किसको दोगे, मैं वोट के लिए पूछने, उसने कहा वोट मैं तो दूंगा मतलब भुट्टो साहब को, क्योंकि उसने हमें कच्ची बादी बना के दी थी। मेरी बीवी जो है वो वोट बेचेगी, मेरा बेटा जिस एमपीए ने छुड़वाया था उसको वोट देगा। मैंने कहा तुम्हारी बीवी बेचेगी क्यों? कहता उसने भी तो घर चलाना है ना। अब आप इस मुआशरे के अंदर सेल्फ कंटेंटमेंट की बात करें, कितने लोग मजबूत होंगे जो सेल्फ कंटेंटमेंट में रह पाएंगे? बेशुमार लोग नहीं रह पाएंगे। ये हो रही है, लिहाजा वो नफ्सा नफ्सी के आलम में पड़े। सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स है हमारे मुआशरे की, प्रॉब्लम्स है। मैं ये जिक्र कर रही हूँ कि अगर मेरे पास मेहरान है, मैं मैन की सिटी देखी क्यों कह रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, अगर इनके पास कोई और गाड़ी है तो मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं क्यों ये गाड़ी लूँ ना। तो बात ये हो रही है कि हम किसी भी चीज में शुक्र नहीं करते, बजाय इस चीज की बिल्कुल नहीं। हम सुन एक चीज यहाँ मैं पॉइंट दूंगी, यहाँ हम सुन के परेशान होते हैं। हम कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब मैं अपने माजी को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि जब बहुत सस्ती थी चीज़ें तो मैं गाड़ी लेने के काबिल नहीं थी। जब गाड़ियाँ सस्ती थी, मेरे लिए महंगाई कैसे हो गई? बिल्कुल, मुझे तो ये नहीं कहना, कम से कम मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। मैं हर वक्त क्यों रोना वो रोए जिससे कुछ खोया, जैसे आपने कहा, जो ऊपर से नीचे आया। यहाँ मसला ये है कि जिसका मसला नहीं है ना, टमाटर रो रहा है, 1 चम्मच वो दही का नहीं डाल रहा। देयर आर 100 अल्टरनेटिव्स। हमें अकल नहीं है ना, हम जिंदगी को जीना नहीं सीखते कि जो चीज़ें हमें मिली है ना वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो भी ना होती तब कहाँ जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। चले ये बात यहीं पे हम अब थोड़ा एंड पे लेके आते हैं कि हमें शुक्र करना चाहिए जो अल्लाह ने दी है, उसमें शुक्र करके शुक्र अदा करना चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इन चीज़ों में रहेंगे तो फिर ज़िंदगी गुजर जाएगी और शुक्र भी नहीं होगा। सर मैम आपके साथ हैं, टीचर सर भी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी एक टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए जब वो क्लास में जाएं? आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम सवाल पूछा है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में 2 लोग बड़े अहम हैं, एक मेरे माँ बाप और एक मेरे टीचर्स। I always respected them and I think they are doing a great job in educating our nation. So sir, thank you very much for doing that. तो उसमें जो मैं पॉइंट कहना चाहूँगा वो ये है कि टीचर के जो क्लोथिंग के साथ ना 3-4 सबलिमिनल मैसेज जो देने चाहिए वो क्या है, उसके बाद फिर क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट क्लोथिंग का, कि अगर आपने ये लिबास पहना हुआ कि क्या कह रही हैं, आपका कलर क्या कह रहा है, आपने स्टाइल जो पहना है उसका मतलब क्या है। तो उसमें यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक टीचर को उसमें उसकी क्लोथिंग के ज़रिए उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए जी। अगर टीचर में अथॉरिटी नहीं है तो उसको कोई सीरियस ही नहीं लेगा। तो अब लाजमी बात है, एक टीचर है वो अगर स्लॉपी बन के आ जाता है, डिसेबल्ड होकर बन के आ जाता है, या इज़ नॉट वेरी वेल पुट टुगेदर, शी इज़ नॉट वेरी वेल पुट टुगेदर, तो उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी अथॉरिटी में डेफिनेटली जो है ना वो एक गैप आ जाएगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि टीचर को, क्योंकि टीचर है इसलिए उसको अप्रोचेबल भी लगना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के साथ वो मिक्स कर सके। लेकिन ये है कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ ये है कि बहुत एक्सट्रीम पे टीचर्स ले जाते हैं, वो स्टूडेंट्स की तरह ही लगने लगते हैं जी। अगर उसने फटी सी जीन पहनी है तो वही फटी सी जीन पहन लेते हैं, तो वो अप्रोचेबिलिटी में आई थिंक दे गो टू द अदर एक्सट्रीम। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अप्रोचेबल लगना चाहिए, इंटिमिडेटिंग लुक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 पीस सूट पहन के आ गया, टाई पिन लगा लिए पॉकेट्स के जैसे मैंने किया हुआ है, तो दैट्स नॉट ए प्रॉपर लुक फॉर ए टीचर। और लेकिन आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर रोल मॉडल है। बिल्कुल, अगर वो रोल मॉडल नहीं लगता
जी। तो आई थिंक ही और शी इज मिसिंग अ ग्रेट पॉइंट देयर। अब रोल मॉडल कैसे लग सकता है? अब क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप जो है ना वो आपकी अपीयरेंस क्या है, आपने क्या पहना हुआ है, आप वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, आप नहीं हैं वेल कोऑर्डिनेटेड। तो आई वुड से कि ये सारी 3-4 चीज़ें जो अगर ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, विमेन में जो है बेशुमार इश्यूज हैं फीमेल ड्रेसिंग में, टीचर्स में ज़्यादा मेकअप लगा लिया है, बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लिया है, बहुत टाइट कपड़े पहन लिए हैं, ज्वेलरी बहुत जो वो फेस्टिव किस्म की ज्वेलरी पहन ली है, अटेंशन कहीं और जाती है बच्चों की और वो उसकी बात पे नहीं, टीचर की बात पे नहीं, या उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसको। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर जो है, टीचर से हम प्रेजेंटेशन भी सीखते हैं। बिल्कुल। तो अगर टीचर की अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, you know, so it's very hard to learn from that teacher कि जो है ना वो प्रेजेंटेशन कैसे। तो यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे ब्रांड से कपड़े भी ले लेते हैं, अफोर्ड भी कर रहे होते हैं, बेहतरीन कपड़े जूते, लेकिन कैरी करने में थोड़ा इशू आ जाता है, उनको पहन देख के लग नहीं रहा होता कि इन्होंने बहुत कोई अच्छा सूट पहन लिया, या और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्लेन कलर पहना होता है, एक कलर जैसे मैम ने पहना हो, लेकिन अच्छे से कैरी कर लेते हैं। तो सर थोड़ा कैरी करने में भी इशू होता है आपका ड्रेस का? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जो देखें मैं कहता हूँ कि पर्सनालिटी जो है ना, कपड़े पर्सनालिटी पे सूट करने चाहिए। तो 2 तरह की पर्सनालिटी है, एक है लीडर टाइप की पर्सनालिटी, एक है फॉलोअर टाइप की पर्सनालिटी। लीडर टाइप की पर्सनालिटी यह है कि वो लीडर है, टीचर जो है लीडर है, लेट्स पुट इट दिस वे, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो पोडियम पे हैं, टीचर है, टीचर जो है लीडर्स हैं। लीडर जो है उसको थोड़ा सा मतलब अगर वो स्टाइलिश हो जाए या थोड़े से कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर ले तो आई थिंक कि वो कैरी कर सकते हैं। जो एक फॉलोअर होता है, फॉलोअर क्या होता है, वो फॉलो करता है, तो उसको कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ही अच्छी लगती है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उसको जो है वो जो पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको कपड़े पहनने चाहिए। और उसकी जो पंच लाइन है वो ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन, मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको 100% कपड़ों के बारे में बात हो रही है तो हमारे साथ आयशा भी हैं। आयशा बताइएगा, कौन से कलर चल रहे हैं विंटर में? डिफरेंट होता है कलर आपके विंटर में, और कलर होने चाहिए, समर में और होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक होने चाहिए, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि समर में जो है हम मोस्टली लाइट कलर्स जो हैं वो लोग वेयर कर रहे होते हैं, और जो विंटर है इसमें आप डार्क कलर्स पहने तो वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। ठीक हो गया। तो आप पार्लर का काम भी करती हैं, ब्यूटिशियन भी है, तो मुझे ये बताइएगा हेयर कलर का भी कोई कलर होता है कि विंटर में ये वाले हेयर कलर होने चाहिए या समर में ये कलर होने चाहिए? बिल्कुल होता है, लेकिन हेयर कलर की अगर जहाँ तक आप मेरी बात मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँ तो आपको जो सूट करे वो कलर होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए। वो मतलब डिपेंड नहीं करता कि विंटर है या समर है। ये अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वगैरह। अच्छा आयशा, काम नहीं है ही नहीं। जी बिल्कुल। आयशा आपने देखा होगा हमारे यहाँ ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हेयर कलर का, तो गोल्ड करवाना शुरू किया था, तो सब लोगों ने गोल्डन ऐश गोल्ड कलर करवाना शुरू कर दिया था। बेशक आपका कलर वाइट है, ब्राउन है, लाइट है, तो ना पॉलिश वाले ने उन्होंने बताया कि प्लीज़ ये कलर ना कराए, तो आपने देखा होगा धूप में भी अजीब कलर आ रहा होता है। यहाँ पर आपकी बात को मैं एग्री करूँगी, लोगों में ये सेंस है ही नहीं कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका हेयर कलर है, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग है, अगर आप को सूट करता है तो आप करें, लेकिन यहाँ पर लोग दूसरों को फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक मैम ने कोई कलर किया है और मैं उनको देखूंगी तो मैं अलावा इसके कि मुझे वो सूट करता है या नहीं, मैं कहूँगी नहीं मुझे यही कलर करवाना है, लेकिन मैं अपने सैलून में या मैं अपने क्लाइंट को ये कभी भी रेकमेंड नहीं। आपका मतलब फैशन वो जो आपको सूट करे, जो आपको कैरी करना है, उसको फैशन कहते हैं। मैं ये ऐड करना चाहूँगा जिसमें आपने लाइट कलर और डार्क कलर की बात की है, थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। लाइट कलर तो डार्क कलर में ये है कि बेसिकली है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको जो है वो, अगर आप लाइट कलर जो है ना, ये वैसे कॉन्सेप्ट आर्मी की ट्रेनिंग से चला है 200 साल पुरानी, कि दिन में लाइट कलर पहनने हैं, रात में डार्क कलर पहनने हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें सारी मीटिंग्स तो दिन में होती हैं और दिन में आपने पावरफुल लगना है, दिन में आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और डार्कर कलर जो है वो आपको अथॉरिटी देता है, लाइटर कलर आपको लाइट वेट बनाता है। जैसे वो लाइट वेट चैंपियन, हैवी वेट चैंपियन होता है ना, तो आप हैवी वेट चैंपियन, आप क्यों लाइट वेट लगेंगे? तो आई वुड से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, देखिए मैं बात नहीं कर रहा कि आप पार्क में जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली गर्मी है तो आप लाइट कलर पहन लेते हैं, लेकिन मीटिंग्स में जो है इट्स एब्सोल्युटली कि अगर आप लाइट मीटिंग में, और मैं इसको आपको प्रूफ देता हूँ इस बात का कि आप G7 की जितने प्रेसिडेंट हैं दुनिया के, जब वो इकट्ठे होते हैं तो गर्मियों में भी इकट्ठे होते हैं, सर्दियों में भी इकट्ठे होते हैं, आप कभी उनकी ड्रेसिंग देखें, दे आर ऑल इन डार्क कलर्स, डार्क कलर्स होंगे, वाइट शर्ट होगी, पावर टाई होगी। हाँ जी, ऐसे ही है कि मतलब हमारे जो ब्रांड्स भी हैं, और आपने देखा होगा कि जितने भी डिज़ाइन हो रहे होते हैं वो, और लोगों की मतलब डिमांड भी ये होती है कि हमें लाइट कलर्स चाहिए, क्योंकि लाइक ब्लैक, ब्लू,
येलोइश इस टाइप के कलर्स को अवॉइड कर देते हैं, वो विंटर के लिए रख छोड़ते हैं, पहन के फिर रहे होते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो मेरा फोकस है वो है प्रोफेशनल ड्रेसिंग। प्रोफेशनल ड्रेसिंग में आपकी एक जॉब है, आपने एक जॉब सर वो तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, और उसके बाद उसमें ये डिमांड नहीं है कि डिज़ाइनर क्या लेके आ रहे हैं, ब्रांड क्या लेके आ रहे हैं। तो आपने फैशन की बात की, तो आई वुड से कि जो मेरा उसमें मानना है वो ये है कि आप फैशन को कम फॉलो करें, आप अपने आप को ज़्यादा फॉलो करें। आपने कलरेशन की बात की, आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, उसके मुताबिक कंपेटेबल कपड़े पहने तो आप अच्छे लगेंगे, अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है वो फैशन जो है अगर आपने इसको अप्लाई भी करना है तो यू नो एवरीबडी शुड लुक अपडेटेड कंटेम्परेरी। पहनते आपके फेस पे भी आ रहा होता है। एब्सोल्युटली। देखिए मैं आपको इसी बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। ये कलर की बात है कि जब आप अपने आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक कपड़े पहनते हैं तो होता क्या है कि आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी आईज मोर वाइब्रेंट होती हैं, यू लुक मोर एनर्जेटिक, यू लुक मोर यू नो, आप में यू लुक फुल ऑफ लाइफ। अच्छा यही है कि अगर आप अपोजिट से कलर पहनते हैं जो आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते तो क्या होगा, आप लेजी लगेंगी, आप लेथार्जिक लगेंगी, आप लगेंगी लाइक ये आपका मूड भी और सारा ये सारा शो होता है। उसका बेहतरीन लिटमस टेस्ट मैं बताता हूँ अपना ऑडियंस को, वो ये है कि जब आप कोई चीज़ खरीदें, फेस वो स्पेशली जो टॉप पे आनी है आपकी, यू नो कमीज है, शर्ट है, हिजाब है, दुपट्टा है, वो आप यहाँ रख के देखें। अच्छा स्किन के साथ रख के देखें, यू विल फाइंड आउट एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कौन सा कलर आपके ऊपर जो है ना वो अच्छा है। और जो कलर आई वुड से कि जो कलर आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कंपेटेबल नहीं है, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को डिफरेंट यू नो कलरेशन दी है। मैं अमेरिका से, यू नो आई एम देयर एंड आई स्पेंट सो मेनी ईयर्स देयर। वहाँ पे आपको वाइट मिलते हैं, वो आपको ग्रीन आइड मिलते हैं, वहाँ आपको ब्लू आइड भी मिलते हैं, ब्राउन हेयर, यू नो अपना डिफरेंट है। पाकिस्तान में एक होमोजीनियस सोसाइटी है हमारे, हम एक कलरेशन के हैं, फेयर एंड डार्क समझ लें, लेकिन एक कलरेशन है। तो जो कलर वहाँ पे उनको गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं वो हमारे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेजेडी ये है कि वो ऑलिव कलर है। अब जितने भी अर्थ टोन कलर्स हैं हमारी कलरेशन पे अच्छे नहीं लगते, लेकिन बिकॉज द ब्रांड इज पुशिंग इट एंड वी आर वेयरिंग, वेरी वेरी दैट इज नॉट द बेस्ट कलर फॉर अस। और हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। मुझे एक बार मेरे स्टाफ ने कहा कि आप मैडम ब्रांड्स क्यों नहीं पहनती, आप अफोर्ड कर सकती। मैंने आज तक नहीं पहना, नेवर, नॉट इवन फॉर एट अ सिंगल मोमेंट, कभी नहीं पहना। और मुझे कोई गिफ्ट दे तो मैं आगे किसी शौकीन को दे देती हूँ जिसको ब्रांड पहनने का शौक हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कभी ब्रांड क्यों नहीं पहना, तो मैंने कहा मैं खुद एक ब्रांड हूँ। वेरी नाइस। मैं जो पहन कर आती हूँ, यू पीपल ट्राई टू फॉलो मी। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का ब्रांड क्या होता है, दिस इज माय, मुझे एक दूसरी औरत है खुद सिलेक्ट करती है एवरी टाइम। मैंने कहा एक दूसरी औरत है, शी डजंट नो माय स्पेक्स, उसे क्या पता मुझे कहाँ से कैसा ड्रेस पहनना है। अरे ठीक है, तो वो कैसे मुझे। और मजे की बात हूँ, बीइंग पोएट्स, मेरी कुछ पोएट्स ने एक गॉसिप की मेरे बारे में जो मुझे तक पहुंची कि फाखरा मुशायरों में इसलिए खूबसूरत लगती है कि वो पार्लर से तैयार होकर आती है। अच्छा। और मैं उस पर जस्ट आई गेव अ स्माइल। मैंने कहा जिन्होंने ये बात की है ना, वो नहीं जानती कि मैं एशिया की शायद 1 या 2-4 खवातीन में से होंगी जिन्होंने अपनी शादी के दिन भी खुद तैयार हुई थी। I didn't give myself, I didn't hand over myself to another a stranger. उसे क्या पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा फेस किस चीज़ में खूबसूरत लगता है। तो मैं वो मेकअप वो मुझे कर देगी तो मेरे पास अब भागने का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो मैंने स्वाई कटिंग के, हेयर कट की आज तक पार्लर से कुछ नहीं लिया। I do everything at home for me. ब्रांड की बात की है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप अपने खुद पर्सनल ब्रांड खुद समझो ना, और आपने अपने ब्रांड को ना सिर्फ ये आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर एनहेंस कराना है, फिर आपने फेमस करवाना है। हाँ। अगर आप किसी और ब्रांड को फॉलो करेंगे, किसी और यू नो दूसरे बंदों को फॉलो करेंगे, जैसे लोग कहते हैं मेरे पास आते हैं क्योंकि मेरे पास स्टूडियो भी है, डिज़ाइन स्टूडियो, तो आते हैं तो वो कहते हैं एक पिक्चर दिखाते हैं कि ये देखें कैसा लग रहा है, मैं कहा ये तो गोरे के ऊपर पहना हुआ है, ये तो गोरे ने पहना, आप गोरे तो नहीं है। जी, वो ऊपर जो मॉडल होती है ना उसके कपड़ों के ऊपर उसको देख रहे होते हैं, वो स्किनी होती है, वो स्किनी है, वो जो लूज कुर्ता पहन के खड़ी है ना तो शी इज लुकिंग गुड क्योंकि वो है। ठीक है ना, शी इज टॉल। वो उसमें से देख के एक मोटी भदी औरत जिसको लाइंस पहननी चाहिए वो इतना बड़ा फूल वाला सूट पहन लेगी कि वो चूंकि उसने पहना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर इसीलिए खवातीन परेशान हो जाती है क्योंकि वो मॉडल को देख के अपने कपड़े स्टिच करवाती है और बाद में कहती है मुझे सूट नहीं कर रहा। सर ऐसा होता है, बेचारी मॉडल तो खाना भी नहीं खा रही है, आप बैठ के नान खा रहे हो 3-3 टाइम। अगर आपको इतना खूबसूरत लगने का शौक है तो मत खाओ। उसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो आके दिखाते हैं कि डमी के ऊपर एक बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं या डमी ने कपड़े पहने, तो कहते हैं सर
ये कैसे है, मैं ये तो डमी है, आप तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये इंडिविजुअल। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद कपड़े बनवा के जब तक मैं कभी चेक नहीं करती, जब तक मैं प्रॉपर शूज उसके साथ तैयार होके फिर खुद को मिरर में जाकर देखूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि ठीक है तो पहनूंगी, वरना नहीं पहनूंगी। हाँ, मेरा ठीक हो गया। फैशन की बात हो रही है तो प्रोफेसर सर से भी पूछना चाहेंगे। सर आप मुझे बताइएगा कि आप भी कॉन्शियस हैं, आप भी ब्रांड कॉन्शियस है, कपड़े पहन के जाते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि मैं इसकी बात से थोड़ा सा आगे करूँगा। इन्होंने कहा कि हमारे बेशतर लोगों, इन्होंने बेशतर का लफ्ज़ नहीं बोला था लेकिन मैं बेशतर का लफ्ज़ बोल देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे बेशतर लोगों को सेंस नहीं है कपड़े पहने की। अगर मैंने कहा सबको नहीं है तो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बेशतर लोगों को नहीं है। अब ये जो सेंसिबिलिटी होती है ना, मैं फिर एकेडमिक बात करूंगा कि सेंसिबिलिटी जो है ना, कहते हैं फीलिंग्स रिफाइन आवर टेस्ट, हाउ जेंटल द फीलिंग हायर द टेस्ट। आपके इंसान के अंदर जो फीलिंग्स है ना वो आपके टेस्ट को बनाती हैं। आपके जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो आपकी फीलिंग्स के मुताबिक है, क्योंकि आपके अंदर एक टेस्ट है। अच्छा, अब रहा प्रोफेसर को या टीचर को कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रोफेसर टीचर के अंदर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, उसको एक प्रोडक्टिव और पर्सनालिटी होना चाहिए, इम्प्रेसिव बाय एनी स्टैंडर्ड। मेरी बात सुन ले जरा, वो जो पर्सनालिटी होगी वो ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को एग्जिबिट करेगी। साफ सुथरी उसके अंदर है तो वो साफ सुथरा रहेगा, बैलेंस्ड है तो बैलेंस कपड़े पहनेगा, बैलेंस बात करेगा, कंप्लीट पर्सनालिटी होगा। अब रही दूसरी बात के ब्रांड के कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। ये जो मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं ये हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ही कपड़े बनाते हैं। हम उनको फॉलो इसलिए करते हैं कि अब उसने देखा कि हिंदुस्तान में ये कपड़े चलते हैं, वो हिंदुस्तान के डिजाइनर उसी तरह डिजाइन करेंगे, इंग्लिस्तान के डिजाइनर उसी तरह डिजाइन करेंगे, पाकिस्तानी डिजाइनर पाकिस्तानी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो डिमांड जब ज्यादा हो तो हमें कम से कम चॉइस तो मिल जाती है ना ब्रांड से, कि इसके पास हमारे चॉइस के मुताबिक है, इसके पास हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं है, तो लिहाजा ब्रांड को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसमें ये फॉलो करना चाहिए। सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ब्रांड जो है वाकई ऑप्शन देते हैं, कन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आप भी ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, आप भी आई एम श्योर कि वी हैव डन दैट। आज तक ब्रांड ने आपसे ये पूछा हो इससे पहले को सजेस्ट करें कपड़े के आप करते क्या हैं? आज तक तो हर डिजाइन एक मिनट मुझे जरा लेट मी फिनिश माय थॉट्स। उसमें यह है कि देखिए हर प्रोफेशन की ड्रेसिंग एक तरह की नहीं है। फिर दूसरी बात यह है उसमें आपकी कलरेशन है, एंड ऑब्वियसली दे डोंट टॉक अबाउट दैट। फिर उसके बाद आपकी फिजिक है, उसके बाद दे डोंट टॉक अबाउट दैट। फिर आपकी पर्सनालिटी है, दे डोंट टॉक अबाउट दैट। वो क्या असर करते हैं, वो एक फैशन को फॉलो कर रहे हैं, चाइना में जाके जहाँ भी उनकी प्रोडक्शन है वहाँ से जाके वो कपड़े ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरा लॉन्ग फेस है, आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है। अब कोई बंदा बताता है कि कॉलर शेप कौन सी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, उन्होंने तो एक कॉलर शेप लेके आ जाना आपके पास, ठीक है। अब मैं हूँ कि मैं अगर सपोज लॉन्गर कॉलर पहन लेट्स से इटालियन कॉलर आज पॉपुलर हो जाते हैं। मैं अब जवाब एक सेकंड सर, मुझे जवाब देना जरूर है। जरूर दें। अच्छा, उसमें ये है कि मैं अगर सपोज वो पहनूंगा तो माई फेस विल गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड इट विल बी लॉन्ग लाइक दैट। तो उसमें यह है कि वहाँ ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही तरह की हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे पहले इन्होंने कहा, मैम ने कहा कि हम अपने एक पर्सनल ब्रांड हैं। पर्सनल ब्रांड कहाँ से शुरू होता है? आपकी पर्सनालिटी भी है, आपकी जो भी एजुकेशन है, या हुएवर यू आर, आप एज ए पर्सन हु यू आर। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी फिजिक क्या है, आपकी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आपका टाइटल क्या है, आप करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल जी बिल्कुल सर, आपकी राय जरूर लेंगे इस बारे में। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमें हमारे बड़े प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया है। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े ज़बरदस्त सिंगर का, खुरम भट्ट का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग खुरम, आप हमारे शो में आए, आपको देख बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे फैशन के बारे में, तो सर आप अपनी राय देना चाह रहे थे, ज़रूर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे कि कैसा फैशन होना चाहिए और कैसा क्या लोग कैरी करते हैं या नहीं करते अच्छे से। मैं समझता हूँ कि फ़ैशन को कैरी करना चाहिए जी। फैशन जो है वो तो हमारी सेंसिबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन
फैशन को बढ़ाता है, हम किस तरह अच्छे लगते हैं लोगों की नज़र में, किस तरह लोग हमें देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फैशन तो हमें करना चाहिए। अब हमें सर की जो बात थी कि ब्रांड को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं ये कह रहा था कि डेफिनेटली ब्रांड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी है, इसमें ब्रांड्स ही तो बना के वो लाते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, मैंने खुद इंग्लैंड से खरीदी और मैंने ये चार्ल्स स्ट्रेट से खरीदी। अब चार्ल्स स्ट्रेट की दुकान पे अगर आप कभी जाएं तो आपको वहाँ पर स्लीव के साइजेस भी मिल जाएंगे, कॉलर के साइजेस भी मिल जाएंगे, कॉलर की शेप भी मिल जाएगी, फ्रेंच कट लेना है, कौन सी टाई लगानी है, कौन सा कॉलर नहीं लगाना, आपने कितनी सी लेनी, एक एक इंच की वेरिएशन है वहाँ पर। मतलब लोग करोड़ों अरबों का काम करते हैं, ये नहीं कि उनकी मतलब बनाई हुई चीज़ें आज बनाए तो कल उनको फॉलो करने वाले कोई ना हो तो बिके ही कोई ना, उनकी सैकड़ों करोड़ों के हिसाब से चीज़ें बिकती हैं। तो इसलिए फैशन इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। इसी तरह लड़कियों के कपड़े जो हैं आप देखते हैं, अब फैशन डिज़ाइनर किस लेवल का है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप कैटर कर रहे हैं कि आप कच्ची बादीज के लोगों को कैटर कर रहे हैं, आप छोटी सोसाइटी मतलब नश्तर कॉलोनी को, गड़ी शाहू को आप और तरह के कपड़े बनाएंगे, अगर आप प्रोफेसर्स को कर रहे हैं आप और तरह के कपड़े बनाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी को कर रहे हैं आप और तरह के। तो फैशन इंडस्ट्री में तो हर कैटेगरी के फैशन इंडस्ट्री में तो लोग हैं, तो इसलिए फैशन जो है वो तो फॉलो करना चाहिए और ब्रांड्स को फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप फैशन का बंदा तो मैं हूँ, आप तो एजुकेशन के बंदे, तो मेरी भी बात सुनिए। हाँ, टॉपिक उन्हीं को दे दें। मैं आपकी बात सुनूंगा। You know, I've spent 20 some years। आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि फैशन में ये मैं कहूँगा कि आपको अपडेटेड रहना चाहिए, आपको कंटेम्प्रेरी लगना चाहिए, आपको फैशन आउट ऑफ फैशन नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टीवी पे हम देख रहे होते हैं, हम भी टीवी पे हैं, बेशुमार लोग जो बैठे होते हैं वो कहते हैं जी स्टेट ऑफ द आर्ट ये, स्टेट ऑफ द आर्ट ये, हम पाकिस्तान के लिए नया प्रोग्राम ये वो, लेकिन जब उनकी ड्रेसिंग देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे डायनासोर एज की ड्रेसिंग की हुई है, बड़े बड़े लपेल लगाए हुए हैं, टाई लगाई इतनी चौड़ी लगाई ऐसे बिब लगती है। तो आई वुड से कि ये डेफिनेटली बात है कि कंटेम्प्रेरी लगना चाहिए। अब बात हो रही थी हम पर्सनलाइज की बात है, मेरा सारा फोकस है पर्सनलाइजेशन के ऊपर। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, आप ब्रांड में जाते हैं, आप शॉर्ट बंदे हैं, आपने यहाँ की बात की, अमेरिका की बात की, इंग्लैंड की बात की है, वो आपने कस्टमाइजेशन की बात की, वहाँ इतनी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, रेडीमेड में कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाएंगे वो कहेगा जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे सेल्समैन पता क्या कहता है, बनी आपके लिए, आप ट्राई करेंगे, सर मैंने जो कह दिया ये कलर ये तो आखिरी पीस रह गया, सर देयर इज नो पर्सनलाइजेशन। अच्छा अब शॉर्ट बंदे की प्रॉब्लम देखें, शॉर्ट बंदे की प्रॉब्लम पता क्या है, शॉर्ट बंदे की प्रॉब्लम है उसकी जैकेट की लेंथ जो है ना परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ी सी जैकेट की लेंथ लंबी होगी तो पता कैसे लगता है जैसे वाला साहब के कपड़े पहन के आ गए, थोड़ी सी थोड़ी सी छोटी हो जाए तो कैसे लगता है कि जैसे अपने छोटे भाई के कपड़े पहन के। अच्छा अब ब्रांड क्या करता है सर शॉर्ट के साथ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आई लिव इन द ब्रांड्स, ब्रांड के फैशन डिजाइनर क्या करते हैं, उसके पास देखिए वो सब मैस कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक है। अब शॉर्ट बंदे के लिए उन्होंने पता क्या करते हैं, टॉल को लेके शॉर्ट कर देते हैं, उसका प्रोपोर्शन वही है। इसका मतलब है पॉकेट अगर यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ आ जाएगी, वेस्ट यहाँ है तो यहाँ चली जाएगी। आई मीन वी सी दिस ऑल द टाइम। ठीक है। वो सर जो है ना पर्सनलाइज क्लोथिंग में दे आर नॉट सर्विसिंग, यू नो कन्वीनियंस जरूर है। और दूसरी बात है फैशन सेंस की बात कर लें, आज आप चले जाएं यहाँ जितने भी ब्रांड हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आप माशाल्लाह कफलिंग पहने हुए आपने मैंने देखा है, ठीक है, आप एक टेस्ट, आप टेस्ट की भी बात आपने की है, आप ज़रा कोई क्लासिक किस्म की कफलिंग ढूंढ के दिखा दें, आपको नहीं मिलेंगे। आप टी शर्ट्स में चले जाएं, चले कैजुअल में चले जाते हैं, आप मुझे ब्लैक टी शर्ट उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो वो लेके दिखा दें। तो सर टेस्ट की बात यह है कि वो ये जितना हमारा ब्रांड यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांड है ना, वो सारी मर्चेंट मेंटालिटी है, मर्चेंट्स हैं, उनकी ना एजुकेशन उन्होंने ली है ना उनकी ओरिएंटेशन है, सो दे आर फॉलोइंग फैशन को। अगर आप एक मतलब हर्ड मेंटालिटी की तरह फॉलो करेंगे तो देन यू आर नॉट गोना लुक गुड इन दिस, समबडी इज गोना लुक गुड इन दिस बट एवरीबॉडी इज नॉट गोना। ठीक हो गया, जबरदस्त बात कर दी। आज हम बात करें फैशन के बारे में कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और कैसे कैरी करना चाहिए। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपने लिखना कब शुरू किया? लिखने की कोई वक्त नहीं बताया जा सकता जी। लिखना होता है, सबसे पहले होता है सोचना, क्या आप सोचते हैं। तो जो राइटर होता है, ख़ास तौर पे पोइट, वो या तो होता है या नहीं होता। अच्छा। ये हम जरूर कर सकते हैं कि हमने उसको पेन डाउन कब किया, हम कब हमें लगा कि हम लिख सकते हैं जी। तो ये एक सवाल हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा वक्त, क्योंकि हमारे घर में एक माहौल था, लिटरेरी माहौल था, ठीक है। और जब मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ कि मेरी मदर का कहना है कि वो एज तुम्हारी वो थी कि जिसमें बच्चा सिर्फ मारने पर रोता है, तो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं था, मैंने तुम्हें हिचकियों से रोते देखा। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है इसको, ये किसने इसको कुछ कहा है। तो जब मैं जाकर देखा तो तुम रुस्तम और सहराब का वो सीन पढ़ रही थी जिसमें वो अपना वो फादर उसको कत्ल कर देता खुद, और फिर वो डायलॉग है।
तो जो तुम्हारी उस पर फीलिंग्स थी ना, दैट शोड मी के शी इज़ डिफरेंट। ये और तरह से सोचेगी चीज़ों को। हम बच्चों से मुख्तलिफ हो जाते हैं हम लोग जो ट्रू राइटर हैं जी। फिर ये नहीं होता कि उन्होंने क्या लिखा, वो जो भी सोचेंगे। और पोइट्री तो होती है ना पावरफुल फीलिंग ऑफ, ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग का जी। तो उसमें हम जब महसूस करते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, हमें अगर हम पे कहते हैं ना आप क्या लिखते हैं, रोमांस लिखते हैं आप, ये कंडेमनेशन लिखते हैं माशरे की, तो जो चीज़ हमें उस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं हसासियत का नाम है। वो लिखेंगे, लाजमी बात है, आप लिख रही होती क्वाइट नेचुरल। नहीं, आमद सबसे पहला एक मिसरा होता है गज़ल में, ज़्यादा एक मिसरा आमद का होता है, ठीक है। और उसके बाद हम वो अबुर्दी होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये मिसरा बड़ा खूबसूरत आया जी, तो वी मस्ट डू समथिंग अबाउट दैट। फिर हम बैठते हैं, फिर उस पर पॉन्डरिंग करते हैं और उसको गज़ल बनाते हैं। तो गज़ल में ये होता है। मैम ये याद है कि किस पहला शेर नज़म किस एज में? बहुत पहले, कहीं बहुत पहले। हाँ जी, बहुत पहले। सुनाएंगी अपनी कोई शेर, कोई नज़म, कोई गज़ल? जी मैं गज़ल सुना देती हूँ जी, ज़रूर। वाबस्तगी ज़ात से आगे की बात कर, वाबस्तगी ज़ात से आगे की बात कर, इस रौन के हयात से आगे की बात कर, इस रौन के हयात से आगे की बात कर। अब सातवां जहां भी तेरे साथ चाहिए, अब सातवां जहां भी तेरे साथ चाहिए। ए दोस्त शशजहात से आगे की बात कर। जज्बात कैफो मस्ती सरूरे बदन विसाल, जज्बात कैफो मस्ती सरूरे बदन विसाल। और सब जमालियात से आगे की बात कर, और सब जमालियात से आगे की बात कर। और मैं जानती हूँ कौन किसे छोड़ जाएगा, मैं जानती हूँ कौन किसे छोड़ जाएगा। तू सब तहफ़्फ़ुज़ात से आगे की बात कर, तू सब तहफ़्फ़ुज़ात से आगे की बात कर। बिखरी पड़ी है हर सू रवैयों की किरचियाँ, बिखरी पड़ी है हर सू रवैयों की किरचियाँ। अपनों के इल्तफ़ात से आगे की बात कर। और तू मुझसे कह रहा है कि दुनिया घुमाऊंगा, तू मुझसे कह रहा है कि दुनिया घुमाऊंगा। कम ज़र्फ़ कायनात से आगे की बात कर। और चुप रह के इसमें सारी कम ज़र्फ़ कायनात से आगे की बात कर। और चुप रह के मुझको देख, तुझे देखती हूँ मैं, चुप रह के मुझको देख, तुझे देखती हूँ मैं। यानी हर एक बात से आगे की बात कर। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, जबरदस्त। मैम कितनी बुक्स लिख चुकी हैं अभी तक? एक आई, अब दूसरी आ रही है, और इसी के नाम से, इसी से वाबस्तगी उसका उन्वान है, जो दूसरी बुक आ रही, टाइटल उसका। ठीक हो गया। मैम पहली बुक का नाम क्या है? कुछ मोहब्बत पे बात हो जाए। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब बुक्स की बात हो रही है तो मैम से भी पूछना चाहेंगे। मैम आप बताइए, आप सोशल वर्कर भी हैं, कुछ NGOs के साथ मुंसलिक हैं आप, उनके साथ, तो मैम बताइएगा किस तरह के ज़्यादा केसेस आते हैं आप लोगों के पास और कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं, पुलिस तक कैसे पहुँचते हैं, किस तरह से सारा केस देख रहे होते हैं आप लोग? सबसे पहले जैसे केस आया जी, उसके बाद उसको मतलब ज़्यादातर क्या घरेलू लड़ाइयों की होती है, फीमेल्स के, ठीक है, घरेलू मार पिटाई और जिनसी तशद्दुद वगैरह वगैरह, तो वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारी जो NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जाकर उसको देखते हैं जी। मतलब चेक हो जाने के बाद, कंफर्म हो जाने के बाद फिर आगे देखा जाता है कि अगर वो एट द स्पॉट कोई सोल्यूशन हो सकता है तो वहीं पर कर दिया जाता है, अदरवाइज फिर जो है फिर पुलिस। कितनी देर तक आप लोग सॉर्ट आउट करवा लेते हैं एक केस को? काफ़ी टाइम लग जाता है? नहीं, काफ़ी टाइम नहीं लगता, क्योंकि अब तो आपको पता है आजकल कितनी टीम काम कर रही होती है केस के पीछे, कैसे सारा देख रहे होते हैं अकॉर्डिंग केस जी, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। सर से बात करना चाहेंगे। सर, जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं कहाँ जाएंगे? जॉब्स बहुत कम है, ज़्यादातर बच्चे परेशान नज़र आ रहे हैं कि भाई जॉब कौन सी करनी है और कहाँ करनी है, जॉब है भी या नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चूँकि मैं टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को 5-5, 6-6 साल हो गए उनको नौकरियाँ नहीं मिली। कई स्टूडेंट्स मतलब MPhil करके उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये तो हमारा एक अलमिया है, इस वक्त प्लानिंग का फुकदान है। पिछली गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्लानिंग का फुकदान था जी, मतलब वो कभी नौकरियों के बारे में आए ही नहीं। हम तालीम देते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोलते जा रहे हैं, कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे शहरों में भी हमने अच्छे अच्छे स्कूल बना लिए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं, लोग पढ़ लिख के आ गए हैं मार्केट में, लेकिन आगे कहाँ खपत हो, ये प्लानिंग तो हुकूमत का काम है। सही। तो हुकूमत ने प्लानिंग की नहीं,
अभी इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ कई लाख नौकरियां देने का, तो वो देखें, अल्लाह करे कि वो उनका वादा वफा हो और नौकरियां मिलें। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जी। और फिर ये माशरे में जो आप देख रहे हैं ना बेतरतीबी, ये इसी वजह से है कि जब आप नौकरी नहीं देंगे तो वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर वो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। वो चोरी, डकैती, राजनी और किस मुआशरे का जो भी बुराई है वो उनको जकड़ लेती है। सर, अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें? आप सोशल मीडिया का दौर आप देखते हैं, कई लोगों ने पेज बनाए, अपने काम छोटे छोटे शुरू कर चुके हुए हैं बच्चे। तो क्या वेट करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं, वेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ना ही मेरा ख्याल है स्टूडेंट आप वेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है मुआशरे के ऊपर। जब मेरा दौर था ना, जब हम स्टूडेंट थे, तो हम 1 साल 2 साल बेरोजगारी अफोर्ड कर लेते थे, कहते चले कोई बात नहीं। अब बेरोजगारी अफोर्ड नहीं होती, क्योंकि माँ बाप पता नहीं किस तरह फीस देते हैं। वो जब फीस देते हैं तो वो बेरोजगार भी 2 साल बच्चे को रख नहीं पाएंगे। वो फिर कहते हैं प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कोई काम करो। तो सबसे पहले बच्चे फिर वो जो इनका इंटरेस्ट होता है उस काम की तरफ लग जाते हैं, और वो फिर काम, जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं। कोई टिंकरिंग करने लग जाता है, कोई छोटे छोटे दूसरे काम करने लग जाता है। लेकिन जो उसने पढ़ा होता है, अगर उससे स्टेट फायदा ना ले या मुआशरा फायदा ना ले, तो ये मुआशरे की बदकिस्मती है। मैं इस बारे में जॉब ना मिलने की वजूहात आपने काफी एलिक्वेंटली बताई हैं कि जॉब इनफ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं एक इंडिविजुअल की कि उसे क्यों नहीं जॉब मिल रही। तो आई वुड से कि उसमें सबसे बड़ी बात उसे जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि, और मैं ये आपको एक सर्वे कोट करता हूँ, कभी सर्वे किया है एक कंपनी ने, 4 लाख हमारी जॉब्स यहाँ 4 लाख ग्रेजुएट्स हो रहे हैं और 1 लाख जॉब्स भी नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जॉब ना मिलने की, कि जो कंपनियों ने कहा कि हम क्यों नहीं दे रहे उनको, क्योंकि उनकी अपीयरेंस बड़ी वीक होती है। अब आप एक जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं और आप वो लग ही नहीं रहे हैं, आप लग ही नहीं रहे कि आप जो है वो एक वेल पुट टुगेदर हैं, आप एक कॉम्पिटेंट लग रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल लग रहे हैं। आपने ऐसे कलर CDA से कलर्स पहने हुए हैं, ना आपको कॉम्बिनेशन करना आता है। आप एक बैंकिंग के लिए जॉब करने जाते हैं, आप बैंकर लगते ही नहीं हैं। आप अकाउंटेंट के लिए जॉब करने जाते हैं, आप अकाउंटेंट लगते ही नहीं हैं। अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं, मेरे पास कितने लोग आते हैं वो कहते हैं ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ आर्टिस्ट तो लगता ही नहीं है इसमें आर्टिस्ट वाली कौन सी बात है। तो उसमें यह है कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि आप सारा सर्वे कर लें, जितने HR के बंदे हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो ही बंदा एंटर होता है उसी वक्त हम डिसाइड कर लेते हैं 70-80% के इस बंदे को हमने हायर करना है कि नहीं करना। एग्जैक्टली 30 सेकंड्स में, फर्स्ट 30 सेकंड्स में वो बंदे के बारे में सब कुछ बता देते हैं, इससे पहले को अपने मुंह से लफ्ज बोले। अब ये है कि CV सबके पास है। सर, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड बिल्कुल दूंगी। अभी 2-3 महीने पहले मेरी भाई की बेटी ने ना किया है MBA, एग्जाम्स दिए, जस्ट मैपल लीफ से आई, कुछ सीट्स आई 2 मार्केटिंग की। उसने कहा कि मैंने अप्लाई करना है। भाई ने कहा कि अभी तो बेटा तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आया। अभी क्या लगी, कोई बात नहीं, मेरे पास वो है ना कि मैंने किया MBA, तो मुझे जाने तो देना। जब वो गए तो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर। फिर वो उन्होंने कहा, विशाल नाम है उसका, विशाल वापस चलते हैं बेटा, तुम्हारे यहाँ लम्स के पड़े हुए लोग खड़े हुए हैं ना, तुम्हारे पास वो डिग्री है और है ही नहीं सिरे से, तो शाम तक बैठने, यहाँ खड़े होने का, वेट करने की क्या ज़रूरत है। और उसने एक बड़ा खूबसूरत वहाँ पे जुमला कहा, उसने कहा बाबा मुझे इंतज़ार तो करने दे, हो सकता है इनमें कोई विशाल ना हो। अरे MBA तो है, उसने कहा, उसने यहाँ हो सकता है कोई विशाल ना हो, मुझे इंतजार करने दे। एंड व्हेन शी एंटर्ड, एंड डू यू बिलीव दैट शी वाज सिलेक्टेड एट द स्पॉट। और जो सेकंड कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो पैनल में बैठी हुई थी, उसने साथ बैठकर किया। और उन्होंने किस चीज में उसे किया, उन्होंने कहा बेचना है हमें आपसे प्रोडक्ट बेचनी है। एक बंदे को अपने आप को बेचना नहीं आया, वो हमारी प्रोडक्ट। जबरदस्त, वेरी नाइस। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए, जब आप जाते हैं और आपने ड्रेसिंग के साथ, अपनी प्रेजेंस के साथ आपने अपने को नॉलेज है ना, नॉलेज है। मैं कहूंगा इसने, ये मुझे आज सीरियस नहीं ले रहा तो ये मुझे कल कैसे सीरियस लेगा। एग्जैक्टली। तो आई थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप हर लिहाज से फिट हैं, आपने कंपटीशन में जाना है ना, तो यू मस्ट बी एट द टॉप। फिर वो आज भी जॉब्स हैं, पीपल आर डूइंग। आज की जॉब मार्केट में जो टफ जॉब मार्केट है, आई थिंक दैट यू हैव टू स्टैंड आउट एंड यू हैव टू लुक द पार्ट। अगर आप इफ यू डोंट लुक द पार्ट, इट विल बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर यू टू गेट द जॉब। ठीक हो गया, सर ये बड़ा जरूरी है। ज्यादातर जॉब इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आप को डिग्री जस्ट टू नॉक एट द डोर।
आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स कि हम कहां पे। मुझे भी बात करना, जॉब हमेशा टैलेंट से मिलती है, वही बात कह रहे हैं ना। सॉरी, अपीयरेंस से नहीं मिलती। नहीं, टैलेंट अपीयरेंस कॉम्बिनेशन, यहाँ अपीयरेंस की बात नहीं की, इट्स कॉम्बिनेशन, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। टैलेंट बाद में पता चलेगा, बहुत बोलेगा तो टैलेंट पता चलेगा। सर वो टैलेंटेड बंदा कॉम्बिनेशन की बात, कपड़े जिस तरह के भी पहने वो टैलेंटेड, हम चूंकि हम खुद भी रखते हैं, खुद टैलेंटेड लोगों का इंटरव्यू रोज करते हैं, हम तो यही काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप एंटर हो आप अच्छे लग रहे तो आपको बैठने की जगह दी जाएगी, वो टैलेंटेड को मिलनी है। और दूसरी बात, अगर हम फैशन के पीछे पड़ जाएं या सारी, मैं मुझे एक शेर याद आ गया सर की बात से, जब जवानी में हम कभी बैठते थे सीएसएस वगैरह करना, और ये तो सुना करते थे, ये शहर के शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अरे वो फैशन कहाँ करेगा, उसको पहले टैलेंटेड करने दो, जुबान से बोलेगा, खुद लोग उसको पहचान जाएंगे किसके अंदर क्या है। अगर उनको उनकी जरूरत होगी तो रख लेंगे। तो टैलेंट, इसके लिए टैलेंट बहुत जरूरी है। सर फैशन की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट लगना चाहिए बंदे को। अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। आप बिल्कुल, ये तो जरूरी है। हेडिंग पोजीशन में है, यू विल सी दैट सो मेनी पीपल कम देयर। ये इसकी बात नहीं कि उन बेचारों को उनकी जैसे कहा कि उनकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं हुई है, नॉट दैट दे आर एट फॉल्ट। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस अमंग पर्संस एंड पर्सनालिटीज। पर्सनालिटीज चंद एक आती हैं दुनिया में, दे आर कॉम्बिनेशन। वो ना कपड़ों से होते हैं, ना तालीम से होते हैं, ना तालीम से होते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। सर दोनों की बात ठीक है, जैसे आपने कहा टैलेंट होगा तो जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप अच्छे लग रहे होंगे तो आपको इंटरव्यू होने देंगे ना। ये दोनों चीजें मैटर करती है, दोनों से ही आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, और ये दोनों जरूरी है। फैशन ही आप अच्छे लगना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मुझे ये बताइएगा, मौसम चेंज होता है, स्किन खराब हो जाती है, ज्यादातर लोगों की मेकअप ज्यादा जो लोग लगाते हैं, जैसे कि हम लोग ज्यादा लगाते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्लिनजिंग करना कितना जरूरी है? क्या घर में भी क्लिनजिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, वेदर चेंज होता है तो ये सबके लिए ज़रूरी है जी। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको कोई एक्ने इशू है या आपको कोई स्किन इशू है। हाँ जी, और क्लिनजिंग अगर आप डेली बेसिस पे करें तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है, और सबको करनी चाहिए। सही। दूसरा ये कि जब वेदर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी स्किन है वो मॉइस्चराइज़र जो है वो कम हो जाता है जी। तो हमें मॉइस्चराइज रखना चाहिए अपनी स्किन को विंटर में ज़्यादा। सही, मतलब ये ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। मैम मुझे मेकअप के बारे में बताइएगा, अक्सर आप लोगों को देखते हैं कि हैवी जोड़ा होता है, ऊपर उतना ही हैवी मेकअप कर लेते, तो मेकअप कैसे करना चाहिए? अगर अपने ड्रेस के मुताबिक होना चाहिए? बिल्कुल, हैवी मेकअप तो बिल्कुल, मतलब कि अगर आपका हैवी ड्रेस है, नो हैवी मेकअप, ठीक है, लाइट होना चाहिए। और अगर आपका मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये जी, सही, लाइट और डार्क, वरना तो आप फिर आपको पता है कि आप क्या लगेंगे। ठीक हो गया। मैम मुशायरे में कैसा मेकअप चलता है, कैसा मेकअप करके जाती हैं? आपकी तारीफ भी हुई थी ना, आप ज्यादा अच्छी लगती है, तो किस तरह का मेकअप? मैं तो ऑफिस से उठ के जाती रही हूँ, मुशायरे अक्सर 4 बजे होते हैं, मैं तो अपनी प्रिंसिपल टेबल से उठ के ज़्यादातर गई हूँ। ठीक है, तो मुझे मेरा एक ख्याल है कि बंदा को अगर कोई अच्छा, जितना अच्छा लग सकता है उसे हर वक्त लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ से ये कह रही कि ये क्या बात हुई कि मैं शादी वाले दिन अच्छी लगूँ? मैं जितनी अच्छी लग सकती हूँ उतनी रोज क्यों नहीं लग सकती? तो मैं कैसे फर्क आप दे सकते हैं? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको अच्छा लगना चाहिए, जितना आपको अच्छा लग सकते हो। 5 से 10 मिनट हमने सारा दिन काम करना है, नाश्ता बनाना, इसका काम कर, उसका काम कर, आके दफ्तर का कर, तो हम क्या 10-15 मिनट में अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते कि हम अच्छे लगे पहले? उसके बाद हम एक्टिव भी लगेंगे। बिल्कुल। तो ये मैं जैसे यहाँ बैठी हुई हूँ, सिर्फ ये होगा कि अगर मैं प्रिंसिपल टेबल पे बैठी हूँगी तो आई डोंट गो फॉर द फ्लेयर्स, क्योंकि प्रिंसिपल अच्छा नहीं लगता। उसको इंतहाई सिंपल में आकर क्लासिक ड्रेसिंग होनी चाहिए कि कोई देख के ये ना कहे कि यार ये कैसा टीचर है, मतलब सिंपल की तरफ जाना चाहिए सेम चीज़ों में। और अगर आप देखें कि आप जा कहाँ पे रहे हैं, मुशायरे में हमारे पास सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन वहाँ भी असल मसला पोइट्री है। मैं मस्कत कतर में गई मुशायरे के लिए, इंटरनेशनल मुशायरा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने मस्कत से फ़ोन करके कहा कि तुम ना कपड़े बहुत सादा पहनना, इसलिए कि फिर लोग कहेंगे कि वो तो दाद उसके कपड़ों को मिली थी। मैंने कहा देखो, मैं सर पे अगर खाक डाल कर जाऊँगी ना तो मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मैं शेर पढ़ ही नहीं पाऊँगी। ये मेरी नेचर है, अगर मैं अच्छी ना लग रही मैं तो उठ के राउंड नहीं लेती बाहर। उस दिन जिस दिन मुझे ये लग रहा हो कि मैं आज ठीक नहीं ना लग रही, मैं सारा दिन दफ्तर में गुजार देती हूँ डर के मारे कि मुझे कोई देख ही ना ले आज। तो मैं कैसे शेर पढ़ूंगी ना, शेर जैसा भी होगा मैं मुझसे पढ़ा ही नहीं जाना। तो ये मेरी नेचर है, मैं यहाँ मुशायरे के लिए तैयार नहीं हो रही, मैं हर जगह ऐसी होती हूँ और होना भी चाहिए। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आई गो यू नो आप आगे लेके जा रही थी शायरी में भी फॉरवर्ड थिंकिंग। वो ये है कि जब सुबह आप तैयार हो तो आप देखिए अपने आप को, देखिए कि आपने कहाँ जाना
है, आपकी किसके साथ मीटिंग है, किसको मिलना है, किसको इम्प्रेस करना है, किसको नहीं, आपका एक्चुअली उस डे की जो है ना आपकी जो है रूटीन क्या है, और आप उसी हिसाब से ड्रेसिंग करें। आप ओकेजन के मुताबिक ड्रेसिंग करें, आपने किसको मिलना है, आपने उसके मुताबिक आप ड्रेसिंग करेंगी, तो आई थिंक यू विल बी अहेड। ठीक है सर, वेडिंग सीजन भी है तो मैं पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ मेहंदी वाले दिन मर्द हजरात 1-2 कलर पहन लेते हैं, ब्लैक शलवार कुर्ता या ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लाइट वाला पहन लेते हैं, तो किस तरह के कुर्ते में कलर होने चाहिए शलवार? देखिए पहली मैं तो कलर की वो बात करता हूँ कि वो कलर वो पहने जो आपके ऊपर अच्छे लगते हो। अगर आपके आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक कलर्स हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू। हाँ, फेस्टिव इवेंट है, आप इसको फेस्टिव कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ग्लैमरस लग सकते हैं। वैसे तो मैं चमक को जो है ना हमेशा कहता हूँ कि चमकदार कपड़े अच्छे नहीं है, चलो उस इवेंट पे थोड़े से आप चमकदार लग लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप इसके साथ साथ एलिगेंट लगें, आप सोबर लगें, आप जो है सोफिस्टिकेटेड लगें, आप ऐसी चीप सी लुक मत निकालें कि आप आई हैड टू से इट कि पेंडू लुक निकल आए। जैसे कि आप अनारकली में जाते हैं तो वहाँ सेल्समैन पूछता है कि अच्छा जी ब्राइड ने क्या पहनना है, वो कहती है ब्राइड ने येलो कुर्ता, येलो ड्रेस पहनना है। उसने कहा अच्छा येलो शर्ट पहन लो, येलो वेस्ट कोट पहन लो, येलो सूट पहन लो, इवन के येलो उसको शूज भी बना देते हैं जामा मार के तो वो उसको क्लाउन बना के बजाय कि वो एक एलिगेंट दूल्हा बने। और दूसरी बात है, मैं हमेशा, मेरे पास लोग आते हैं शादी के लिए, बेशुमार लोग आते हैं, सजेशन भी लेते हैं, कपड़े भी बनवाते हैं मुझसे, तो मैं उनसे हमेशा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन पूछता हूँ आप करते क्या हैं। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपने इतने बड़े चेक का सूट पहन लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लगते हैं, ठीक है आप ग्रूम हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि वो उसके बाद एक दिन तो आपने पहन लिया चेक का सूट, उसके बाद उस चेक के सूट का क्या करेंगे? मैंने ऐसे लोग भी देखे। यहाँ मैं कॉन्ट्रडिक्शन में, एक ट्रेडिशनल है हमारा, शादी एक ट्रेडिशन है, दूल्हा दुल्हन को जरूर पहनना चाहिए, बाकियों का बदसूरत लगना जरूरी नहीं है। दूल्हे की बात एक सवाल मैं सर से कर लूं? जी जरूर सर, बात करते पहले फिर आप चलो फिर उसके बाद बात। अच्छा मेरा कहने का मकसद ये होता है कि देखें आपने ये क्लोथिंग जो है, क्लोथिंग इज इन्वेस्टमेंट, क्लोथिंग ऐसी नहीं है कि आपने एक दिन के लिए पहन के फेंक देनी है। दुल्हन के लिए तो वाकई बड़ा मतलब ट्रेडिशनली है, उसको यू नो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, लेकिन मेन के लिए मैं ये कहूँगा कि उसको उस दिन जो है ऐसी ड्रेसिंग पहने। सर मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, आप मुझे आंसर कीजिएगा कि शेरवानी किस कलर की होनी चाहिए? अगर लड़की ने रेड सूट पहन लिया है तो क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसके साथ मैचिंग होनी चाहिए? मेरा ख्याल है ब्लैक जो है बड़ा रीगल लगेगा। अगर ब्लैक है, ब्लैक वैसे भी एलिगेंट कलर है, वैसे भी पावर कलर है, उसके ऊपर आपने बहुत सारा काम मत करवाएं, ठीक है ना। आप बिल्कुल वो जो है ना एक किस्म का अपने आप को एक वो ना बनाएं, लेकिन यह है कि अगर आपने बैंड के ऊपर थोड़ा सा काम करवा लिया, थोड़ा सा यहाँ करवा लिया, इतनी बड़ी चेनें मेने मत लगाएं, इतने बड़े मोटीफ मत बनाएं। आई मीन लाइक यू नो आप देखें आपकी शख्सियत जो है ना वो बोलनी चाहिए, ना कि कपड़े बोले। ठीक हो गया सर, वलीमे वाले दिन रिसेप्शन जो आपका होता है उस दिन आपकी क्या टाई या मैं कहता हूँ उस दिन आप सूट करें, लेकिन अच्छा ब्राइड के साथ कैसे कंबाइन करना है। कुछ लोग कहते हैं आप देखें अगर उसने रेड जोड़ा पहना है तो अपने रेड सूट तो नहीं पहन लेना ना ग्रूम में, तो आप अक्सर लोग वेलवेट का पहनते हैं। आई वुड से कि उसमें आप डार्कर कलर पहने, साथ में आपकी व्हाइट शर्ट हो, आपने टाई और पॉकेट्स के जाए उसके कोई एक्सेंट कलर लेके ना जो ब्राइड ने पहने उसके साथ मैच कर ले। आई थिंक इट्स गोना बी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आई एम सॉरी, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मुझे दो वाकई याद आ गए जरूर कि बलबन जो है वो बादशाह था हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह, और कहते हैं कि उसको लोग 200-200 मील दूर से देखने के लिए आते थे उसके कैवलकेड को। वो बहुत ही भड़कीले कपड़े पहनता था, उसको किसी ने कभी नंगे सर नहीं देखा था। इवन जो उसके हरम सरा के अंदर ख्वाजा सराज होते थे, क्योंकि वहाँ ख्वाजा सराज होते थे, उन्होंने भी उसको ना नंगे सर ना वो मौजे के बगैर देखा था। वो बड़े भड़कीले जो है वो फैशन करता था। इसी तरह एक इंग्लिस्तान की हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड डिज़राइली, जो कि 7-7 घंटे तकरीर करते थे। वो लॉर्ड डिज़राइली भी बहुत भड़कीले कपड़े पहनते थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई पर्सनालिटी के अंदर तो ऐसा फ्लॉ नहीं होता कि इंसान जो है वो भड़कीली चीज़ें कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग टाइयाँ अजीब किस्म की पसंद करते हैं। मतलब मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को देखा कि वो बड़ी अजीब किस्म की टाइयाँ लगाते हैं। जी ठीक है। मतलब मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है कि वो बहुत सीनियर पोजीशन पर थे, बहुत क्रॉस क्रीम लगाते थे छुप के। तो ये क्या होता है? मेरे को पर्सनालिटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर का, मैं जवाब देता हूँ। देखिए जब हम किसी बहुत ही स्पेशल बंदे की बात कर रहे थे, उसने ऐसे किया, जैसे आपने 2 नाम लिए, दे आर वेरी यू नो फेमस एंड ऑल दैट। जब आप उस लेवल के हैं ना, हु केयर्स कि आप क्या करते हैं, ना आप एग्जाम्पल हैं ना कुछ हैं, वो आप हैं। फर्ज किया मुझे किसी ने पूछा जी आइंस्टाइन की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है,
और पूछा भी था कासमी साहब ने। अच्छा। तो आई मीन आई डोंट नो टू दिस डे कि उन्होंने मुझे क्यों पूछा, डिड ही वांट टू थ्रो मी ऑफ, या मतलब उनको जेन्युइन थी कि मालूम करना चाहते थे। मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैंने कहा सर आइंस्टाइन दुनिया में कितने थे, क्या एक। मैं कहा आइंस्टाइन तो जहां भी जाएगा सक्सेसफुल है, डजंट मैटर व्हाट द हेक ही वेयर्स। इसी तरह जो दुनिया में पर्सनालिटीज हैं, अब पीएम है जो अपना कनाडा के, वो रंगीन जुराबें पहनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, कलरफुल। लेकिन अगर आप उनकी पर्सनालिटी को देखें, जो आपने कहा कि उनमें क्या खास चीज़ है, मैं कहूँगा हाँ उनमें खास चीज़ है। वो बंदा जब जो गुरुद्वारे में जाता है तो वो उस तरह बिल्कुल बन जाता है, सिख की तरह बन जाता है। वो टेम्पल में जाता है तो टेम्पल की तरह उसे अपना हिंदू की तरह बन जाता है। मुसलमानों में जाता है तो वो मुसलमान है। सो ही हैज़ अ पर्सनैलिटी टू कैरी। बेसिकली चीज़ ये है कि हमने पर्सनैलिटी जो है उस वो मैंने जैसे पहले कहा कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज द क्लोथिंग। फाइनल पॉइंट जो आपने टाइज के बारे में कहा है, मैं कहूँगा कि 4 ज्योमेट्रिक 4 पावर टाइज हैं जो बंदे को पहनने चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट टाइप पहनते हैं जैसे कि आपने जिक्र किया, इसका मतलब है आप अपनी पर्सनैलिटी को स्टेटमेंट आप उसकी देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट तो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपका जो है वो आप क्या हैं, कौन है, अपना इंट्रोडक्शन से आप अपनी पर्सनैलिटी को शो करें। आप कोई लाउड चीज़ पहन के अगर आप पर्सनैलिटी को शो करते हैं तो आई थिंक क्या बंदा कह देगा नाइस टाई। अगर मुझे वो कहता है ना यू हैव अ नाइस टाई, मैं कहता हूँ अच्छा मैं नहीं अच्छा लग रहा। तो आई थिंक हार्मोनियस लुक होनी चाहिए। मैं जनरली बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा पूछता है जी ईदी की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं कहूँ जी ईदी बिल्कुल अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड है। जब हम इन लेवल के लोगों की बात करते हैं, हज़रत उमर की बात करते हैं, जब यू नो, तो आई वुड से दिस आर वेरी स्पेशल पीपल, तो दे कैन व्हाटएवर उनकी स्टेट जबरदस्त। लेकिन हम अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। जी यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम जब सब जैसे मैम ने ब्लैक पहना मैं भी ब्लैक पहन लूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं डिफरेंट लगने के लिए ना मुझे ये पहनना है क्योंकि ये तो सबने पहन लिया, तो वो भड़कीले वाला वो इसलिए भी होता है। मेरा ख्याल है कि वो देखें गलत अप्रोच है। आपने देखना है कि देखें, आप देखें कि आप किसको मिल रहे हैं, आप देखें कि ओकेजन क्या है, आपको अप्रोप्रिएट लगना चाहिए और आपको इफेक्टिव लगना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बैंक के मैनेजर हैं, आप एक लाउड टाइप पहन के आ जाते हैं या आप एक ऐसा लिबास पहन के आ जाते हैं कि विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो पता क्या होगा, जो बंदा जो आपसे डील करना आएगा ना, ही विल नॉट ट्रस्ट यू विद हिज फाइनेंस। ये एक्चुअली वाकया हुआ मेरे पास लास्ट वीक ना, एक अमेरिकन औरत, यू नो अमेरिकन वुमन, वो मेरे पास आई, हम बात करने लगे, बिकॉज आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो मैंने कहा मैम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? तो मुझे कहती है आई हैड गुड एक्सपीरियंस, आई हैड बैड एक्सपीरियंस। मैंने कहा चले बैड एक्सपीरियंस क्या वो बता दें। कहती है आई वेंट टू अ बैंक, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, मैंने डॉलर का अकाउंट खोलना था, एंड वो उसने मुझे बंदे ने बताया कि वो लेडी है उसके पास चले जाएं। एंड व्हेन आई लुक्ड एट हर, शी हैड सो मच मेकअप ऑन, शी हैड डैंगलिंग ज्वेलरी, शी हैड वेरी टाइट क्लोथ। तो मैंने कहा मैं हाउ कुड शी डजंट लुक लाइक अ बैंकर, आई एम नॉट गोना ट्रस्ट हर। एंड शी आस्क्ड फॉर अनदर बैंकर एंड शी वेंट देयर एंड शी ओपन्ड द अकाउंट। दूसरी बात उसने मुझे ये बताई कि वो एक हॉस्पिटल में गई, कहती है कि यू नो आई हैड फूड पॉइजनिंग। तो मैं वहाँ गई हूँ, तो जहाँ मैं गई हूँ तो जब मैंने कहा कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर वहाँ पे एक बड़ी लाउड लिपस्टिक वाली लड़की खड़ी थी और इसे फ्लावर इसने ड्रेस पहना हुआ था, अपना वाइट कोट भी नहीं था। तो कहती कि आई टोल्ड हर दैट यू नो आई मीन आई वांट टू सी द डॉक्टर। तो मेरे कहने मतलब कि आप अपनी अपीयरेंस से कम से कम वो लगे, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, और आई थिंक दैट विल क्रिएट इफेक्टिवनेस। जबरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। हमारे साथ हमारी ज़बरदस्त से सिंगर भी मौजूद है, तो हम उनसे उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में उनका गाना भी सुनेंगे। मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू, है मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू। रूप है अनोखा तेरा, नाजों से बली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू।
सबसे बेगाना हूँ, तू मेरी शम्मा है, मैं तेरा परवाना हूँ, मैं तेरा परवाना हूँ। रूप है अनोखा तेरा, नाजों से भली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू। बड़ी मस्तानी है तू, परियों की रानी है तू, मैं हूँ दीवाना तेरा, मेरी दीवानी है तू। रूप है अनोखा तेरा, रूप है अनोखा तेरा, नाजों से भली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू। नैन है नशीले तेरे, होठ है रसीले तेरे, भूल जाऊं तुझको मैं, बस में ये नहीं मेरे हो, बस में ये नहीं मेरे। रूप है अनोखा तेरा, नाजों से भली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू। प्यार तुझे मैं करूँगा, जग से ना डरूँगा, प्यार तुझे मैं करूँगा, जग से ना डरूँगा। मांग तेरी प्यार के सिंदूर से भरूँगा, हो सिंदूर से भरूँगा। रूप है अनोखा तेरा, नाजों से भली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू, है मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है तू। रूप है अनोखा तेरा, नाजों से भली है तू, मोतिये की गली है तू, मिश्री की डली है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर, अब आपसे बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो आपको अगर कहा जाए कि एजुकेशन सिस्टम में जो पाकिस्तान का है उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए अब कि तालीम जो है उसको प्रोडक्टिव भी करे और आम भी करे, और कंसिस्टेंट पॉलिसी इख्तियार करे। ठीक है। आज तक पाकिस्तान में 1947 से लेकर 17-18 एजुकेशन पॉलिसीज बन चुकी हैं। ठीक है। कभी हमारी हुकूमतें ये कहती हैं तालीम बालगा प्रोग्राम शुरू करो, कभी हमारी हुकूमतें कहती हैं हायर एजुकेशन कमीशन तालीम शुरू करो, हाँ जी। कभी हमारी कहती हैं वो पढ़ा लिखा पंजाब शुरू करो, कभी हमारी तालीम कहती है कि PhDs करो, कभी हम कहती है एलिमेंट्री स्कूल्स करने। हमने करना क्या है, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। हम एक मंसूबा शुरू करते हैं, अगली हुकूमत आती है उस मंसूबे को ख़त्म कर देती है, वो अपना नया मंसूबा शुरू कर देती है, उसके भी पैसे पकड़े हुए हैं, उसका कर्ज। इसीलिए तो मुल्क इतना कर्जों पर हमारा दब चुका है। लिहाजा कंसिस्टेंट पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए तालीम के बारे में, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होनी चाहिए, जिससे लोग जो है हुनर भी सीख सकें और तालीम भी सीखें। ठीक है। स्किल्स की आपने बात की, हुनर सीखने के लिए आपको लगता है कि अब ऐसे कोर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डिज़ाइन हो जाने चाहिए? कुछ में है भी, आपको बच्चों को साथ साथ स्किल्स भी सिखानी
चाहिए? बिल्कुल, हमारे देखें ना पंजाब में एक टैबटा का दायरा है। हाँ जी। इसी तरह नेपटेक उधर है, इस्लाम मरकज में है जी। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशंस खोलें। ये बहुत थोड़े हैं, एक आध जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। फिर क्या होता है कि बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते वो इन अदारों में भी दाखिला नहीं ले पा रहे क्योंकि उतना मखसूस सीटें होती हैं। फिर वो चले जाते हैं किसी खरादिये के पास, किसी मिस्त्री के पास, किसी कारीगर के पास, उनसे टेक्निक सीखते हैं। वो जिस तरह भी सिखाते हैं वो वैसे सीख जाते हैं। तो इस तरह मुआशरे को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए और हुकूमत को बहुत सारे टेक्निकल स्कूल्स को, मतलब आप जो डिग्री ले रहे हैं उसके साथ साथ आपके कोर्स में ये हिस्सा होना चाहिए कि आपको काम सिखाया जाए, ये ज़रूरी है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी ख़वातीन की तालीम के बारे में। तालीम कितनी ज़रूरी है ख़वातीन की? आप सोशल वर्कर भी हैं, आप कुछ NGOs के साथ काम भी करी हैं, और बच्चियों की स्पेशली तालीम बहुत ज़रूरी है जी, स्पेशली हमारी फीमेल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आप सोचें कि दो चीज़ें पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं कहती हूँ कि दो चीज़ें फीमेल्स के पास होना बहुत ज़रूरी हैं, या एजुकेशन या कोई ऐसा हुनर कि जो आपके हमेशा काम आ सके। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा जो मेरे जो फादर थे उन्होंने हम सब के लिए, हम जो बहन भाई हैं, एजुकेशन को बहुत ज़रूरी समझा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मतलब मेरे जितने भी बहन भाई हैं वेल सेटल्ड हैं और ड्यू टू एजुकेशन। ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि बच्चियों के लिए, फीमेल्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो एजुकेशन में बल्कि आगे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन और बच्चियां, अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी ये सोचा जाता है कि आपने पढ़ के क्या करना है, अपनी शादी ही करनी है। अभी ये बहुत कम एक, लेकिन इस मेंटेलिटी को चेंज लोग हैं जो बहुत मॉडर्न हो गए। और ख़वातीन की, मैम आप एग्री करेंगे, अभी बहुत सी ख़वातीन और बच्चियां हमारी ऐसी है जो स्कूलों से बाहर हैं, और सिर्फ इस वजह से कि आपने क्या करना है, पढ़ के आपने शादी ही कर। हालांकि ये नहीं समझा जाता कि पहली जो ट्रेनिंग है वो माँ की बहुत होती है। अगर वो माँ पढ़ी लिखी होगी तो माशरा पढ़ा लिखा होगा जी। वो तो वैसे ही बहुत जरूरी। हमारे नबी ने कहा कि मर्द और औरत जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, तो लिहाजा औरत जो है उसको पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जो लोग ये समझते हैं कि लड़की को, जैसे आप कहते हैं तुमने पढ़ के क्या करना है, स्कूल नहीं भेजते, तो ये जहालत है। ये जहालिया दौर से मैं कहता हूँ कि वो ख़ानदान जो है वो हैं, उनको मैं तशबीह दे सकता हूँ कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। बिल्कुल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो फरिश्ते ने आकर कहा था तो वो क्या लफ्ज़ थे? पढ़ अपने रब के नाम से। तो सबसे पहले तो पढ़ाई है, तालीम है। तो इसलिए मेरा भी मैसेज आपके ज़रिए उन लोगों से ये है कि अपने बच्चों को कभी तालीम से मत रोकें, बच्चियों को ख़ास तौर पर, क्योंकि अगर बच्ची की तालीम होगी तो पूरा ख़ानदान एजुकेटेड होगा। बच्चे ने तो तालीम बाहर जाके देनी है ना, तो बाहर जाके पैसे कमा के लाने, उस तालीम का फ़ायदा तो आपको घर में मॉनिटरी हो सकता है, लेकिन माँ की तालीम का फ़ायदा आपके पूरे ख़ानदान को है। तो लिहाजा माँ की तालीम, बच्ची की तालीम सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चों को अपनी खास तौर पर बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 70-72 सालों से ये बात करें कि तालीम पे बहुत सेमिनार्स होते हैं, हम एक इवेंट भी बना लेते हैं कि ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, बात भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत आगे चले गए। लेकिन अगर अभी भी आप देखिए बैकवर्ड एरियाज में बहुत सी ख़वातीन, बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी स्कूल्स नहीं देखी। जॉब से असल एसोसिएट कर दिया जाता है ना, तालीम को जॉब से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तालीम इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आपको जीना सिखाती है, अपने रिश्तों के बारे में शऊर देती है। इवन आप खाना नहीं अच्छा बना सकते अगर आपको इल्म नहीं है, ठीक है ना। कुछ औरतों को मैंने देखा है सारी जिंदगी किचन में गुजारती, आटा गूंदने नहीं आता उनको, तालीम नहीं है। अब कहा जाएगी उसका तालीम से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर हम रोते कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे। जिस वक्त तालीम जरूरी है। अब मेरी मदर से कोई कहता था ना इनको ये सिखाओ, तुम क्या हर वक्त इनको पढ़ाने पे, तो मैंने कहा था जो लड़की पढ़ लिख के मास्टर्स कर ले, क्या उसे खाना बनाना नहीं आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? इन पे जो इन्हें बनाना पड़ेगा ये बनाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। एक और फैक्टर भी जो है ना, वुड लाइक टू ब्रिंग इट आउट, ख़ासतौर पे गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में। आई कम फ्रॉम ए वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, माई डैड वॉज वेरी कंजर्वेटिव, लेकिन उन्होंने मेरी 3 जो सिस्टर्स हैं उनको प्रोफेशनल बनाया। वन इज़ अ डॉक्टर, वन इज़ अ प्रिंसिपल एंड द अदर वन इज़ अ बैंकर। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा डैड आप तो बड़े कंजर्वेटिव बंदे हैं, ठीक है ना, आप इनको इतनी हायर एजुकेशन क्यों दिला रहे हैं? तो ही हैड ए व्यू एंड आई वाज लाइक टोटली ब्लोन अवे जब उन्होंने मुझे बताया वो।
तो मुझे कहने लगे कि पता है मैं तुम्हें इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार ना तो मैं दुनिया में हूँगा, आई डोंट नो यू गाइस आर यू गोना टेक केयर ऑफ देम इफ समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ। जी, अगर कोई डिवोर्स हो जाती है, किसी बंदे से ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ दे गोना सर्वाइव, हाउ दे गोना मैनेज देमसेल्फ। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक फैक्टर जो है हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को हम उनको एजुकेशन दें। सारी डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इन एडिशन टू दैट शी कैन फॉल बैक ऑन समथिंग, शी कैन कैरी उसकी कोई टेक केयर करनी है। तो इफ शी हैज द एजुकेशन आई थिंक शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। अच्छा, दो बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि दो ही चीज़ें हैं मैं कहता हूँ कि जो आपको इक्वलाइजर हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, वर्ल्ड में, लिबास और तालीम, दोनों ये दोनों जो है आपको डिफरेंशिएट करती है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये दोनों जो है हमारी ख्वातीन में, हमारी गर्ल्स में बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा मैम आपने ये भी सुना होगा जो पढ़ी लिखी ख्वातीन अगर किसी महफिल में चली जाए, वहाँ पे हमारी बड़ी बैठी हो, तो अक्सर ये कहती थी डिग्री होगी, किचन का मुंह कभी नहीं देखा होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि जो पढ़ी लिखी ख्वातीन होती है उन्हें खाना नहीं बनाना आता, उन्हें घरदारी नहीं आती, ऐसा नहीं है। वो बाहर के काम भी करती है, वो घर के काम भी। वो भी कॉम्प्लेक्स, कुछ ख्वातीन ऐसी पड़ जाती हैं जिनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद पढ़ाई लिखाई का इस बात से ताल्लुक है कि हमें खाना बनाना, आपने घर में नहीं आना कोई फैशन है, ऐसा नहीं होता है। जो सेंसिबल, जिनकी तरबियत भी साथ हुई है ना, तालीम के साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि तरबियत जरूरी है, तरबियत बताती है कि इस चीज़ ये कहलाता है खूबी है। बिल्कुल, एक औरत का औरत होना सबसे बड़ी खूबी है, उसका माँ होना, अच्छी माँ होना सबसे बड़ी खूबी है। कि हमारी सोसाइटी ने ना डबल प्रेशर डाला हुआ औरत के ऊपर, स्पेशली वर्किंग वुमन के ऊपर डाला हुआ है ना। और वो जो है वो बेचारी कमा के भी लाए, उसके बाद सारा घर भी मैनेज करे, बच्चों को भी मैनेज करे। और मैंने अमेरिका में रह के एंड आई एम स्टिल देयर एंड आई सी दैट कि वुमन इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस। तो ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि उससे सारी एक्सपेक्टेशन जो है पूरी करवाई जाती है। इनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रही, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैम मुशायरे की बात आप कर रही थी, तो मुशायरे ने शायरी को फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, फ़ायदा भी पहुंचाया है। देखिए हम जब आगे बढ़ना चाहता है शायर जी, हर कोई हर फील्ड में आगे जाना चाहता है, हम अपना नाम चाहते हैं, तो उस पर वो मेहनत करते हैं थोड़ी। ठीक है, ठीक है। बाकी मुशायरा इट्स अ लिंक गेम जी, इसका शायरी से ताल्लुक ही नहीं है मैं कहती हूँ। अच्छा। पहले आप वहाँ तक पहुँचेंगे ना जी, बाकी ये है कि आपको किसी ने सुना ही नहीं। हमारे एक अरब वाला के शायर बड़े अच्छे हैं, वो अताउल हक कासमी साहब ने एक दफ़ा उनके बारे में बड़ी मज़ेदार बात बताई। कह लगे कि मैंने बड़ी कोशिश की, किस्मत भी होती है ना, बड़ी कोशिश की कि ये मशहूर हो जाए, इतना अच्छा शायर है। कहते अरब वाले ने खरबूजे मशहूर हो गए, नहीं होया मैं हर जगह मैं इसको लेकर गया। ठीक है, तो ये भी है कि आप क्या करते हो, मुशायरा है उसको समझना है। वो एक इंस्टीट्यूशन है कि आप वहाँ खड़े हुए हो कि कोई दोस्त आपको रोस्ट्रम पे खड़ा कर सकता है, उसके बाद आप हैं और माइक कहते किसी का दोस्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो कोई दोस्त आपके लिए इतना करे कि आपको वहाँ पहुँचाए। फिर वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो अच्छा सुनाता है, जिसपे शेर सजता है। प्रेजेंटेशन इज समथिंग एल्स। बुक की शायरी और है, मुशायरे की शायरी और है। हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वो गो फॉर रोमांस, हमें पता होता है कि आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, दे आर इन रोमांटिक सिचुएशंस, तो वो सुनना चाहते हैं। वहाँ हम खौफनाक किस्म की ट्रेजेडीज लेकर बैठेंगे तो सुनेगा ही नहीं, देयर वुड बी नो क्लैप। तो वही लोग क्लैप लेते हैं जो समझते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या है। आगे जीनियस बैठे हुए हैं, आगे क्या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, आपने उसके मुताबिक उन्हें सुनाना है। फिर आप हर जगह पे उसको जीतते हो। और लेकिन ये ज़रूर होता है कि हम इंस्पायर होते हैं जब हम बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा सुनते हैं ना। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं एक अच्छा मुशायरे से आऊँ तो एक गज़ल हो जाती है मेरी अपनी, कि मैं इतनी चीज़ें सुनती हूँ, इतने ख्यालात आते हैं जहन में कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आपका मूड बनता है कि आप कुछ कहो, आप भी कुछ कहो, ये कितना अच्छा फलाने का। तो ये चीज़ है, बस थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करने की बात है और दूसरों को स्पेस देने की, कि दूसरा जो अच्छा लग रहा है उसको कहो कि वो अच्छा है। आपके ना कहने से कुछ नहीं होना, जिसने जाना है ना जहाँ उसे चले जाना है। जबरदस्त। लेकिन यहाँ हम लेग पुलिंग है, कहते हैं नहीं। शायरी में भी जितनी अदब में मैंने बेअदबी देखी और कहीं यही नहीं। अदब में जितनी बेअदबी मैंने देखी उतनी कहीं नहीं है। यहाँ भी लोग एक एक शेर पे जाल मारते हैं। शेर तो अल्लाह की अता है, वहाँ भी है। मुझे एक लतीफा सुनाना है इनकी शायरी पे, बात आगे ना चली जाए। जी जरूर। वो कहते हैं गली में दो बंदे भाग रहे थे, एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है। तो पीछे वाले से किसी ने पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो? कहता है इसने अपने शेर सुना दिए, मेरे सुनता नहीं है। ऐसे ही बाकी ये भी है, जाहिर है। पता है क्या, ये बात नहीं है, आप जब भी कुछ क्रिएट करते हैं, व्हेन
अगर आप ड्रेस बनाते हैं, आप एक पीस बनाएगी ना, आपका दिल चाहेगा कि इसको मैं दिखाऊं कि यार मैंने ये बनाया। एक बच्चा है ना, एक कार्टून बनाता है, वो वांट टू शेयर। मैंने लेग पुलिंग से बात की थी, सेम इज द केस कि लेग पुलिंग में ऐसी है कि शायद एक दूसरे की टांगें क्रिएटिंग समथिंग, वो इस बहाने से मैंने ये यहाँ एक मजेदार सा शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगी, वो बड़ा एंजॉय उसको किया जाता है कि हम जो चीज देखते हैं वो चीज और पार करती है, हम लिख देते हैं। इसलिए यूं ही बैठे बैठे वो एक दफा आप समझ जाएंगे सारा वाक्य। उसके में 2 शेर सुनाऊंगी कि नीच लोगों की शनासाई से डर लगता है, नीच लोगों की शनासाई से डर लगता है, दस्ते नमकीन की मसीहाई से डर लगता है, और यूं तो मैसेज में कोई हर्ज नहीं है दोस्त, तेरे अंदर की गुलालाई से डर लगता है। तो वो किसी ने मुझे कहा कि तो आपने गुलालाई को ऐड किया। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ गुलालाई को एक कैफियत बनाया है, वो एक कैफियत है, कभी किसी पे भी आ सकती है। बिल्कुल तो एवरीवन, और वो बहुत लोगों ने सुना है, इसको एंजॉय किया। मैंने कहा इसलिए कि ये एक फियर है सबका, हम किसी से बात करते हुए सब डरते हैं, यार ये वो मेरा चैट संभाल के ना रख ले गए, फलां को ना दिखा दे गए, तो हम डर जाते हैं। तो मैंने कहा ये खौफ चूंकि सबके अंदर है ना, वहां से तो बाहर निकल आया ना, उनका तो निकल गया, बाकी सब में अभी मौजूद है, और पता नहीं कितनी गुलालाइयां बैठी हुई हैं लेकर हमारे मैसेजेस। तो ये बात, तो वो चीजें लिखते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बताया कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप टीचर हैं तो आपको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। मैम आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया, खुरम आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपसे गाना भी सुनेंगे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।